Good evening, good evening. Good evening, all of you. अभी कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, एक मिनट जाए कैमरा ठीक कर दें. स्टार्ट करें. कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, स्टार्ट करें आप. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. तो कोल इंडिया के बारे में देखो, इसमें कोल इंडिया का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है कोल इंडिया और कोल से रिलेटेड टॉपिक. कोल इंडिया और कोल के बारे में जानकारी. तो जहाँ तक कोल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये तो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ाया हुआ है, इन्वायरमेंट में भी पढ़ा हुआ है. कोल क्या कंटेन करता है, कोल बर्न करने पे एमिशन क्या क्या होता है, ज्योग्राफी में थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब हमने बताया हुआ है. कोल के टाइप्स क्या क्या होते हैं. पर यहाँ पर अलग से फिर मैंने एक टॉपिक तैयार कर दिया है. एक तो कोल इंडिया के बारे में सारी जानकारी और कोल रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ कवर कर दिया है इसमें. तो CIL के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लस कोल संबंधित डाटा जो है इस PDF में भी पूरा सेपरेट कर दिया है. एक एक करके बात कर लेते हैं. देखो, सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में हमें जानना है. तो आरोहन पे जो बैच कोर्सेज हैं, कोर्स में जैसे इंटर करोगे PDF मैंने ऐड कर दिया है. डिस्कशन शुरू करते हैं. कोर्स के अंदर आप देखेंगे PDF ऐड कर दिया है. अब डिस्कशन शुरू करते हैं इसके ऊपर. देखो, कोल इंडिया लिमिटेड ये नेशनलाइज हुआ नवंबर 1975. लिखना कुछ नहीं, बस सुनने पे ध्यान दो. कंटेंट तो मैंने PDF में जोड़ दिया है. 1975 में ये नेशनलाइज हुआ है. इंदिरा गांधी के समय में नेशनलाइज हुआ है और उस समय PM थी इंदिरा गांधी. तो क्या उससे पहले कोल का कोई ट्रेड नहीं होता था या कोल एक्सप्लोरेशन काम नहीं होता था? तो क्या 1975 में नेशनलाइज ये हुआ है तो उससे पहले कोई सिस्टम नहीं था कोल के लिए हमारे पास, और इंदिरा गांधी के समय नेशनलाइज हुआ? उससे पहले भी सिस्टम चलता था पर वो एक मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था. उससे पहले भी सिस्टम था पर वो पूरी तरीके से भारत सरकार के अंतर्गत काम करता हो ऐसा नहीं था. कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में नवंबर में बना है. इंदिरा गांधी के समय में नेशनलाइज हुआ है. इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन देगा रांची या कोलकाता. ऑप्शन में रांची भी लिखेगा, धनबाद लिखेगा, कोलकाता. तो कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है. CIL का हेडक्वार्टर है कोलकाता, रांची नहीं. हेडक्वार्टर है कोलकाता, रांची नहीं. और अभी जो CMD हैं, जो चेयरमैन है यहाँ पर, वो है B साईराम. नोट्स में लिखा हुआ है, सुनने पे ध्यान दो. बस 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ऑप्शन आए तो याद आ जाए. इस सर ने क्लास में 3 बार ये नाम रिपीट किया था. रीडिंग करने से भूल जाते हैं कई बार. 2-3 बार क्लास में रिपीट करेंगे तो याद रह जाएगा. तो नवंबर 1975 कोल इंडिया लिमिटेड नेशनलाइज हुआ, भारत सरकार के अंतर्गत आया. इंदिरा गांधी PM थी उस समय.
हेडक्वार्टर कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता में है और बी साईराम इसके चेयरमैन हैं। बी साईराम जो है चेयरमैन हैं। तो जो भी कोलफील्ड वगैरह हैं जहां पर कोल वगैरह निकाला जा रहा है ये सब कोल इंडिया के अंतर्गत आएगा। कोल माइंस वगैरह जो है वो सब कोल इंडिया ही, यहीं पर टेंडर भरे जाते हैं, फिर यहीं से टेंडर एलोकेट होता है, किसको अप्रूवल देंगे, कोल निकालने की परमिशन किसको मिलेगी। कोल इंडिया के अंतर्गत टोटल 8 सब्सिडरी हैं। सुनने पे ध्यान दो, बस लिखो मत अभी कुछ। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सब्सिडरी हैं। अब कोल इंडिया खुद थोड़ी जाके पूरे हिंदुस्तान में एक एक माइन चेक कर रहा है, उसकी 8 सब्सिडरी हैं। तो अलग अलग हिस्सों के लिए 8 सब्सिडरीज बनी हैं अलग अलग कामों के लिए। 8 सब्सिडरीज के थ्रू ये सारा मैनेज करता है। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी कुछ कंपनी में टाई अप है कोल इंडिया के। तो कोल इंडिया 8 सब्सिडरीज है इसकी, मतलब 8 इसकी कंपनियां हैं इसके अंतर्गत जिसके तहत कामकाज होता है। बहुत आसान है याद रखना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 डायरेक्शन जानते ही हो, याद रखना बहुत आसान है। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 7 तो ऐसी हैं जो कोल प्रोडक्शन वाले को डील करती हैं। टोटल 8 सब्सिडरी हैं कोल इंडिया की, 7 वो हैं जो कोल प्रोडक्शन को डील करती हैं। कोल प्रोडक्शन को डील करती हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे डिफेंस भी पढ़ते हैं, आर्मी की कमांड कहाँ कहाँ है, एयरफोर्स के कमांड कहाँ कहाँ है, तो वहां भी पढ़ते हो ना, ईस्टर्न कमांड वेस्टर्न कमांड, ऐसे उस तरह से याद रख सकते हो। तो कोल इंडिया की ईस्टर्न कोल फील्ड, वेस्टर्न कोल फील्ड, नॉर्दर्न कोल फील्ड, और साउथ तो नहीं है, साउथ ईस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न, और एक है सेंट्रल। तो इतने तो ऐसे याद हो जाएंगे। कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी कौन कौन सी हैं, 7 हैं, ऐसे याद हो जाएगा। देखो आसान है, एक तो आप याद कर लोगे ईस्टर्न कोल फील्ड, रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा ये। ईस्टर्न कोलफील्ड्स, फिर है वेस्टर्न कोलफील्ड्स, सिमिलरली नॉर्दर्न कोलफील्ड्स, सदर्न कोलफील्ड तो नहीं है, साउथ ईस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, सेंट्रल कोलफील्ड्स, सेंट्रल कोलफील्ड्स, फिर एक है भारत कोक, भारत कोकिंग लिमिटेड करके है एक इस नाम से है, अभी देखेंगे। उसके अलावा एक है महानदी कोलफील्ड्स, महानदी कोलफील्ड्स। ये 7 सब्सिडरी हैं। तो कोल प्रोडक्शन में जो डील करती हैं वो ये 7 हैं। इसके अलावा एक सब्सिडरी और है, उसका काम अलग है, वो प्लानिंग वगैरह के काम में इन्वॉल्व है। तो 8 सब्सिडरी हैं कोल इंडिया की, 7 तो कोल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, एक जो है वो प्लानिंग वगैरह में इन्वॉल्व है। तो कौन सी कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहां पर, देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, कोल इंडिया पे क्वेश्चन बनता है, कोल इंडिया का खुद का हेडक्वार्टर कहां है बता दीजिए, कोलकाता। कोल इंडिया के अंतर्गत 8 सब्सिडरीज हैं, कोल इंडिया के अंतर्गत 8 सब्सिडरी हैं, तो इनके अपने हेडक्वार्टर कहां कहां है। इन 8 में से 7 तो वो हैं जो कोल प्रोडक्शन को डील करती हैं, और एक है जो प्लानिंग वगैरह में इन्वॉल्व है। तो किस कोल फील्ड का हेडक्वार्टर, किस सब्सिडरी का हेडक्वार्टर कहां पर है, 2-4 इंपॉर्टेंट जो है उनके हेड कौन है इस समय। इन सब में सबसे बड़ी सब्सिडरी कौन है, प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़ी सब्सिडरी कौन है, साउथ ईस्टर्न इस समय टॉप पर है। क्लियर है। तो जो जो कोल फील्ड हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमको जानना है। कहने का मतलब ये है, कोल इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत आ रही है, सेंट्रल पीएसयू है ये, केंद्र के जो अंतर्गत पीएसयू आते हैं ये भी एक पीएसयू है। जो भारत सरकार के टॉप पीएसयू हैं, बड़े पीएसयू जो हैं, भारत सरकार के जो बड़े उपक्रम हैं, बड़े पीएसयू हैं, उन्हें हम कहते हैं महारत्ना। महारत्ना के बाद सेकंड नंबर पर क्या आता है, नवरत्ना। टॉप वाले जो है वो महारत्ना, इसके बाद आता है नवरत्ना, इसके बाद आता है मिनी रत्ना, मिनी रत्ना में भी मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। तो जो टॉप पीएसयू है उन्हें हम कहते हैं महारत्ना, टॉप पीएसयू जो है उन्हें हम कहते हैं महारत्ना। कोल इंडिया लिमिटेड इनमें से किस कैटेगरी में है, सभी को मालूम होगा, ये महारत्ना कंपनी है। जो ऑयल गैस की बड़ी बड़ी कंपनी है, कोल की बड़ी बड़ी कंपनी है, पावर की बड़ी बड़ी कंपनी है, ये सब भारत सरकार में महारत्ना कैटेगरी में है। ठीक है। टोटल महारत्ना आज की डेट में कितने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सीपीएसई बोलते हैं इनको,
सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब भारत सरकार के उपक्रम जो है केंद्रीय कितने हैं जो महारत्ना कैटेगरी के हैं, टॉप पीएसयू हैं। टोटल भारत में 14 महारत्ना है अभी, जिनमें कोल इंडिया अप्रैल 2011 में ही इसको महारत्ना स्टेटस मिल गया था। कोल इंडिया लिमिटेड महारत्ना बनी थी अप्रैल 2011 में। 2011 में ही इसको महारत्ना स्टेटस दे दिया गया था। लेटेस्ट कंपनी जो महारत्ना बनी है अक्टूबर में लास्ट ईयर, ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये 14th नंबर की महारत्ना है। 14वें नंबर में महारत्ना कुछ समय पहले जो लास्ट बनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो 14 केंद्रीय PSU टोटल महारत्ना है, जिनमें कोल इंडिया तो अप्रैल 2011 में ही महारत्ना बन चुका था, और HAL जो है वो कुछ समय पहले लेटेस्ट महारत्ना जो बना था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्ना कौन सी होती हैं? 3 साल में जो लगातार 5,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दे रही हो टैक्स काटने के बाद, जिनका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ हो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो, नवरत्ना पहले वो रह चुकी हो, तो 5-6 क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल होंगे तब किसी कंपनी को हम महारत्ना कह सकते हैं। तो एक एक करके अब हम बात करेंगे, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। हमारा जो डिस्कशन होगा इन सब चीजों पर, उसके बाद फिर आएगा कोल इंडिया काम क्या करता है, कोल है क्या, कोल का कंपोजिशन क्या है, कोल का एप्लीकेशन कहाँ पर है, कोल के टाइप्स कौन कौन से हैं, चैलेंजेस क्या हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोल की मदद से जो क्या क्या यूज की जा रही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है। महारत्ना का जो मैंने जिक्र किया एक बार बता देता हूं। देखो ये जो PDF मैंने दी है बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है, मैंने सबसे लास्ट में इसमें ऐड कर दिया है। महारत्ना कंपनी कौन सी होती है ये ध्यान से देखो, अभी समझाया, यहीं पर कवर कर लो इसको। कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है। द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो निम्नलिखित क्राइटेरिया, फॉलोइंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, उन्हें हम महारत्ना स्टेटस गवर्नमेंट जो है वो देगी। द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस फुलफिलिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ महारत्ना स्टेटस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। महारत्ना स्टेटस भारत सरकार देगी। तो महारत्ना स्टेटस के लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन सी कंपनी एलिजिबल है, मतलब महारत्ना बनने के लिए क्या चाहिए। महारत्ना होने के लिए सबसे पहले कंपनी नवरत्ना होनी चाहिए। महारत्ना सबसे ऊपर, फिर आती है नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2, टॉप पे महारत्ना कंपनीज, फिर नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2। तो क्या कंडीशंस है महारत्ना होने के लिए? वो कंपनी महारत्ना हो सकती है जो किसी एक या दो नहीं, इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करे। इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसे महारत्ना कंपनी स्टेटस गवर्नमेंट दे देगा। सबसे पहले होना चाहिए नवरत्ना स्टेटस, मतलब नवरत्ना ही प्रमोट होकर आगे महारत्ना बन सकती है, क्योंकि टॉप पे महारत्ना, उसके बाद नवरत्ना, नवरत्ना प्रमोट होकर महारत्ना बन सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो कंपनी अभी नवरत्ना होनी चाहिए, तभी वो आगे जाके महारत्ना बन सकती है। तो एक क्राइटेरिया है, पहले तो वो नवरत्ना स्टेटस उसको होना चाहिए, नवरत्ना के बाद फिर वो महारत्ना हो सकती है। और क्या चाहिए? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी हो, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी हो। और शेयर मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी कौन है? सेबी। जैसे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी RBI, वैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी सेबी। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई। तो महारत्ना होने के लिए क्या कंडीशन? सबसे पहले वो कंपनी नवरत्ना होनी चाहिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, और शेयर मार्केट को डील करता है सेबी। शेयर मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये 2 क्राइटेरिया हो गए। इसके अलावा और क्या होना चाहिए उस कंपनी में? नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। इसके अलावा 4 चीजें और हैं, उस कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी होने चाहिए, मतलब इंडिया के साथ साथ वो आउटसाइड इंडिया भी वर्क करती हो।
मतलब ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी वो कंपनी इन्वॉल्व हो। तो 3 क्राइटेरिया तो सिंपल हो गए। कंपनी मस्ट हैविंग नवरत्ना स्टेटस, सेकंड इज लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए शेयर मार्केट में, थर्ड इज इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी डील करनी चाहिए, मतलब इंडिया के बाहर बाहर ग्लोबल प्रेजेंस भी उसका होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हो गए। रिमेनिंग 3 क्या है? कंपनी का एनुअल प्रॉफिट कंसेक्यूटिव 3 ईयर, फॉर एग्जांपल 2024, 2025, 2026 एनुअल, एवरी ईयर, एनुअली एवरी ईयर आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ होना चाहिए। 5000 करोड़ कंटिन्यू 3 इयर्स आना चाहिए। देखो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, टोटल बिजनेस नहीं। जब आप टोटल बिजनेस करते हो तो सारा आपका प्रॉफिट थोड़ी होता है, टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट वगैरह बचेगा, नेट प्रॉफिट जो बचेगा आफ्टर टैक्सेशन 5000 करोड़। क्या ओनली 1 ईयर में 5000 करोड़ आए तो हो जाएगा? नो, लास्ट 3 ईयर एनुअल है ना ये, एनुअल नेट प्रॉफिट मतलब हर साल, इस साल भी 5000 करोड़ आफ्टर टैक्स, नेक्स्ट ईयर भी आना चाहिए और उसके बाद भी कंटिन्यू 3 ईयर जब आएगा, लास्ट 3 ईयर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5000 करोड़ एवरी ईयर, 3 ईयर्स का कंबाइंड नहीं बोल रहा हूं मैं, इस साल भी 5000 करोड़, नेक्स्ट ईयर भी, उसके बाद भी। लिख रहा है ना एनुअल नेट प्रॉफिट, मतलब ईयरली हम बात कर रहे हैं। एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या 1 ईयर में आया तो चलेगा? नहीं, 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर में एनुअली हर साल टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ होना चाहिए। 4 कंडीशन हो गए। 5th कंडीशन है एनुअल नेटवर्थ, एनुअल नेटवर्थ लास्ट 3 ईयर में 15,000 करोड़ मेंटेन होना चाहिए। कंपनी का नेटवर्थ, कंपनी के एसेट्स वगैरह मिलाकर कंपनी का खुद का नेटवर्थ 15,000 करोड़ प्लस होना चाहिए, एनुअल नेटवर्थ लास्ट 3 ईयर्स में, लास्ट 3 ईयर्स में। और कंपनी का एनुअल टर्नओवर, बिजनेस एनुअल टर्नओवर, कंपनी हर साल 25,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती हो, लास्ट 3 ईयर का डाटा, और एनुअल है ये भी, एनुअली 25,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा हो, एनुअली 25,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो रहा हो और टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए। बिजनेस एनुअली 25,000 करोड़ का होना चाहिए, मतलब इतना वॉल्यूम है, और उसमें प्रॉफिट कितना, आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए। तो 25,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर इतना बिजनेस होना चाहिए, इतना वॉल्यूम होना चाहिए, और टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। ये 3 इयर्स का हम ले रहे हैं एनुअली। और नेटवर्थ कंपनी की, नेटवर्थ एसेट्स वगैरह उसके 15,000 करोड़ से ऊपर होने चाहिए एनुअली, 3 साल में लगातार देखा जाएगा। तो 6 क्राइटेरिया हो गए, टर्नओवर इतना, नेटवर्थ इतना और प्रॉफिट इतना, 3 कंडीशन ये हो गए। बाकी नवरत्ना होना चाहिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, और ग्लोबल प्रेजेंस या इंटरनेशनल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होनी चाहिए। ये 6 कंडीशन अगर कोई कंपनी फुलफिल करती है तब उसको दिया जाएगा महारत्ना स्टेटस। टोटल कितनी कंपनी है जिनको महारत्ना स्टेटस है? ये 14 है। याद है, आसान है याद रखना। ऑयल और गैस में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी दिमाग में आती है? ऐसे याद कर लो। ऑयल गैस में सबसे बड़ी कंपनी आपको दिमाग में आती है ONGC, HPCL, है ना, ONGC, HPCL, इंडियन ऑयल। गैस में आपको सबसे बड़ी कंपनी याद आती है गेल, कोल फील्ड में याद आती है CIL, ऐसे करके, डिफेंस में HAL, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो भेल सेल, भेल सेल बहुत पुरानी कंपनी, दोनों महारत्ना है। भेल सेल पावर ग्रिड, भेल सेल पावर ग्रिड, भेल सेल पावर ग्रिड। ऑयल सेक्टर में इंडियन ऑयल, HPCL, उसके अलावा भारत पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया, इसके बाद HAL, NTPC, ONGC। टोटल 14 कंपनी है, लेटेस्ट है HAL। टोटल 14 कंपनी है। गेल देखो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, CIL, ये रहा CIL। HAL 14th महारत्ना कंपनी, अक्टूबर 2024, 25 में नहीं 24 में बनी है ये, 1.5 साल पहले लगभग। लास्ट महारत्ना जो बनी है वो यही बनी है। एक्चुअल में 3 कंपनी है जिनको आसपास में महारत्ना का स्टेटस दिया गया था, REC, PFC और ये HAL, ये आसपास में ही बनी थी सब।
REC, PFC और HAL, ये 3 जो है नए महारत्ना बने थे, REC, PFC और HAL। तो HAL जो है अक्टूबर 24 में महारत्ना बनी है। लेटेस्ट महारत्ना है HAL, बेंगलुरु हेडक्वार्टर HAL का बेंगलुरु हेडक्वार्टर। तो 14th एंड लेटेस्ट महारत्ना HAL अक्टूबर 24 में बनी। चलो ये कंप्लीट हो गया। महारत्ना होता क्या है, वापस आ जाते हैं कोल इंडिया पे, जहां से हमने बात शुरू की थी। कोल इंडिया एस्टेब्लिशमेंट ईयर नवंबर 1975, हेडक्वार्टर कोलकाता। प्रेजेंट चेयरमैन CMD, चेयरमैन NMD CMD B साईराम। नवंबर 1975 में बना, कोलकाता हेडक्वार्टर, CMD हैं B साईराम। कोल इंडिया लिमिटेड के पहले चेयरमैन कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी हैं B साईराम, तो पहले कौन थे? पहले थे डॉक्टर रामनाथ शर्मा। अभी हैं B साईराम, पहले कौन थे? डॉक्टर रामनाथ शर्मा। फिर क्वेश्चन आ जाता है, क्या कोई वुमेन चेयरमैन रही है कोल इंडिया में? यस, जोहरा चैटर्जी। जोहरा चैटर्जी 2013 के आसपास, जोहरा चैटर्जी फर्स्ट वुमेन CMD कोल इंडिया, जोहरा चैटर्जी 2010 के बाद बनी थी, 12 या 13 में। तो जोहरा चैटर्जी फर्स्ट वुमेन CMD रही है, जोहरा चैटर्जी। अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद ही करने वाले हैं, कोई लॉजिक तो है नहीं। तो नवंबर 1975 में बना, कोलकाता हेडक्वार्टर। करंट CMD B साईराम, फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर रामनाथ शर्मा थे, फर्स्ट वुमेन CMD जोहरा चैटर्जी रही। करंट मिनिस्टर कौन है कोल के? मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है उसके मंत्री कौन है अभी? G किशन रेड्डी। और इनको सहयोग करने के लिए जो राज्य मंत्री है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो है सतीश चंद्र दुबे। स्टेट मिनिस्टर का मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब यूपी MP नहीं है। स्टेट मिनिस्टर एक्चुअल में मेन कैबिनेट मिनिस्टर से छोटा पद है सेंटर का ही मिनिस्टर। सेंटर में जो मिनिस्टर होते हैं उसमें एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है। वो मेन मिनिस्टर को एक तरह से सहयोग करने के लिए मान लो आप। जैसे कोल वाले में 2 मंत्री हैं, तो कोल वाले में मंत्री कौन है? G किशन रेड्डी। और इनको सहयोग करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोर्टफोलियो, स्टेट का मतलब यूपी MP नहीं है, स्टेट का मतलब यहाँ सरकार है, स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट है। स्टेट का मतलब हमेशा राज्य नहीं होता कि राज्य सरकार की बात हो रही, यूपी MP नहीं है ये। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ये सतीश चंद्र दुबे, ये मेन मंत्री को सहयोग करने के लिए, सपोर्ट के लिए। तो कोल में इस समय कौन मंत्री हैं? G किशन रेड्डी मंत्री हैं, और उनको सपोर्ट के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री कौन है? सतीश चंद्र दुबे। पर आज का मंत्री, राज्य मंत्री मतलब यहाँ यूपी MP महाराष्ट्र मत समझिएगा। पहले पर्सन जो कोल मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो संभाले थे, सबसे पहले कोल फील्ड, कोल का सेक्टर को रेगुलराइज करने में इनका अहम योगदान रहा। कोल इंडिया नेशनलाइज हुआ, कोल सिस्टम रेगुलराइज हुआ इंडिया में, इसमें अहम योगदान था इनका। कुमार मंगलम मोहन, नाम तो पूरा कुमार मंगलम मोहन कुमार मंगलम ये नाम था, आप कुमार मंगलम वर्ड याद कर लो बस। तो पहले पर्सन मिनिस्टर ऑफ कोल का पोर्टफोलियो जिन्होंने संभाला था सबसे पहले कौन थे? कुमार मंगलम मोहन। 1973 तो कोल इंडिया नेशनलाइज हुआ है 1975 में, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ये 1973 में था। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस 1973 में था, और कुमार मंगलम मोहन इसके पहले मिनिस्टर बने थे। पहली महिला कोल मंत्री कौन रही हैं? कोयला मंत्री उमा भारती थी 2003 में, 2002-3। फर्स्ट वुमेन कोल मिनिस्टर उमा भारती, सेकंड वुमेन कोल मिनिस्टर ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी बहुत थोड़े समय के लिए थी, 2004 में बहुत थोड़े समय के लिए थी। तो उमा भारती, ये भी कोई बहुत लंबा कार्यकाल नहीं रहा इनका भी। तो फर्स्ट वुमेन कोल मिनिस्टर उमा भारती, सेकंड ममता बनर्जी। एक क्वेश्चन देखो, कोल माइन जो होती हैं वो अंडरग्राउंड भी तो होती हैं कई। एक होती है ओपन कास्ट माइन, जो ऊपर से ही गड्ढा खोद के नीचे डायरेक्ट माइन नजर आ रहा है आपको। एक होता है वो लेयर बाय लेयर नीचे जाके अंडरग्राउंड होती है पूरी। तो पहली माइनिंग इंजीनियर अंडरग्राउंड माइन में जिन्होंने वर्क किया, वुमेन, अंडरग्राउंड माइन की बात कर रहा हूं मैं। अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली पहली वुमेन
माइनिंग इंजीनियर, क्वेश्चन ध्यान देना, कंफ्यूज करेगा नहीं तो। अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली, सवाल ऐसे आएगा, अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर 2021 में, ईयर था 2021, आकांक्षा कुमारी। कौन सा एरिया था, कौन सी अंडरग्राउंड माइन में काम कर रही थी? छत्तीसगढ़ के नॉर्थ कनपुरा एरिया, चूरी जगह है, चूरी, सेंट्रल कोल फील्ड के अंतर्गत आता है, नॉर्थ करणपुरा चूरी एरिया। तो आकांक्षा कुमारी फर्स्ट वुमेन माइनिंग इंजीनियर, अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली, जगह का नाम चूरी, नॉर्थ करणपुरा क्षेत्र पड़ता है, सेंट्रल कोल फील्ड के अंतर्गत आता है। तो शी इज द माइनिंग इंजीनियर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया की सब्सिडरी है। अभी हमने बताया कोल इंडिया के 8 सब्सिडरी हैं, उनमें एक सब्सिडरी है सेंट्रल कोलफील्ड। तो कोल इंडिया की ही सेंट्रल कोलफील्ड सब्सिडरी में ये माइनिंग इंजीनियर हैं। और कोल इंडिया खुद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कोल इंडिया खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत काम करता है, ये सब्सिडरी भी तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल का पार्ट हो जाएगी। CIL के अंतर्गत सब्सिडरी जो आ रही हैं वो सब कोल मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली कोलफील्ड नॉर्थ कनपुरा झारखंड, उसमें पहली महिला माइनिंग इंजीनियर जिसने अंडरग्राउंड माइन में काम किया है, अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली फर्स्ट वुमेन। क्या ओवरऑल CIL में ही आने वाली पहली माइनिंग इंजीनियर है क्या? नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर आकांक्षा कुमारी, और सेंट्रल कोलफील्ड में कार्यरत हैं। सेंट्रल कोलफील्ड के अंतर्गत ही आता है नॉर्थ करणपुरा क्षेत्र झारखंड चूरी एरिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत तो पूरा कोल इंडिया ही है। ओवरऑल अगर देखें, आकांक्षा इज द सेकंड माइनिंग इंजीनियर इन द महारत्ना कोल इंडिया लिमिटेड, क्योंकि कोल इंडिया की ही सब्सिडरी है सेंट्रल कोलफील्ड। एंड द फर्स्ट वुमेन अंडरग्राउंड कोल माइन में काम करने वाली पहली महिला आकांक्षा कुमारी। पर कोल इंडिया लिमिटेड में पहली महिला एक्सकेवेशन इंजीनियर कौन रही है? शिवानी मीना। शिवानी मीना। अब 2 सवाल बन गए, देखो घुमाता ऐसे ही क्वेश्चन। सवाल पूछे फर्स्ट वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर कोल इंडिया में कौन है? शिवानी मीना। अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली पहली वुमेन कौन है? आकांक्षा कुमारी। बिल्कुल क्लियर कट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इन्होंने ओपन कास्ट माइन में वर्क किया था, ओपन कास्ट माइन। अभी मैं इमेज दिखा देता हूं ओपन कास्ट का क्या मतलब होता है। अंडरग्राउंड माइन होती है, ओपन कास्ट माइन होती है, भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट वुमेन अंडरग्राउंड कोल माइन में जिन्होंने काम किया, आकांक्षा कुमारी। फर्स्ट वुमेन अंडरग्राउंड कोल माइन में काम करने वाली आकांक्षा कुमारी। और पहली महिला एक्सकेवेशन इंजीनियर जो अंडरग्राउंड माइन में काम नहीं किया, जिन्होंने पहली महिला एक्सकेवेशन इंजीनियर है कोल इंडिया में, और इन्होंने अंडरग्राउंड माइन में काम किया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो है शिवानी मीना। तो क्वेश्चन ध्यान देना है, फर्स्ट वुमेन एक्सकेवेशन इंजीनियर पूछ रहा है या अंडरग्राउंड माइन में काम करने वाली फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है। दोनों अलग अलग सवाल हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो एग्जाम के क्वेश्चन क्या बनते हैं। एक तो ये हमने जनरल फैक्ट्स वगैरह देख लिए, क्वेश्चन आ जाते हैं जिसपे सिंगल लाइनर। अब देखो, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है, समझ लिया हमने महारत्ना का क्या मतलब है। ये दुनिया में सबसे बड़ी कोयला प्रोड्यूसर कंपनी है। यूपीएससी पूछ चुका है, ये सिविल सर्विसेज में या किसी एग्जाम में आ चुका है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन था, 3 स्टेटमेंट थे, उसमें एक स्टेटमेंट यही था, कोल इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर। करेक्ट करेक्ट। आउटपुट अगर कंपैरिजन करें, आउटपुट अगर कंपेयर किया जाए तो कोल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। अब ये क्वेश्चन है, इंडिया की कंपनी और बड़ा अचीवमेंट है ये, दुनिया में कोल प्रोड्यूसर आउटपुट के टर्म में देखें, CIL सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की, इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, 3-4 नाम दे देगा, अमेरिका की कंपनी लिख देगा, चाइना की कंपनी लिख देगा, सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी आउटपुट के टर्म में कोल इंडिया लिमिटेड पूरी दुनिया में। कोल इंडिया लिमिटेड प्रशासनिक कंट्रोल किसका है, किसके अंतर्गत आती है? कोयला मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत। तो कोल इंडिया लिमिटेड इज अ महारत्ना CPSE और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर आउटपुट के टर्म में,
और ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है। महारत्ना स्टेटस इसको कब मिला था? अप्रैल 2011, बताया मैंने, अप्रैल 2011 में। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी जर्नी शुरू की थी विद अ मॉडेस्ट प्रोडक्शन ऑफ 79 मिलियन टन ओनली एट द ईयर ऑफ इट्स इंसेप्शन। एट द ईयर ऑफ इट्स इंसेप्शन जब शुरू हुई थी। CIL टुडे इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आज की डेट में 79 मिलियन टन से जर्नी शुरू की और आज की डेट में इसका प्रोडक्शन दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है प्रोडक्शन के मामले में। 79 मिलियन टन से जर्नी शुरू की थी, दिखाया इट्स इंसेप्शन। CIL टुडे इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और मैन पावर जो काम करती है, रेलवे कंपेयर कर लें, कोल इंडिया कंपेयर कर लें, तो बहुत सारी कंपनियां अगर कंपेयर कर लें तो सबसे बड़ी तो नहीं, रेलवे वगैरह में स्टाफ बहुत है ओवरऑल देखें तो, पर इसमें भी 2.5 लाख के ऊपर 2,72,000 मैन पावर है। 2,72,000 के ऊपर मैन पावर कोल इंडिया में काम कर रही है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं। रोजगार के मामले में अगर हम कहें कि क्या गवर्नमेंट कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है रोजगार देने वाली? नहीं, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। जितनी कंपनियां हैं उनमें वन ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तो नहीं, तो 2,72,000 से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। कोल इंडिया अपनी सब्सिडरीज के द्वारा, जो उसकी 8 सब्सिडरी हैं, कोल इंडिया अपनी सब्सिडरीज के द्वारा 84 माइनिंग एरियाज जो भारत के 8 राज्यों में फैले हुए हैं उनको मैनेज करता है। कोल इंडिया फंक्शन थ्रू इट्स सब्सिडरी इन 84 माइनिंग एरिया स्प्रेड ओवर 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कोल इंडिया अपनी 8 सब्सिडरी के द्वारा 8 राज्यों में 84 माइनिंग एरियाज को मैनेज करता है। कोल इंडिया भारत के 8 राज्यों में अपनी 8 सब्सिडरीज के द्वारा 84 माइनिंग एरियाज को कवर करता है। इसके दायरे में इतनी चीजें आती हैं। कोल इंडिया लिमिटेड हैज 350, देखो 84 तो माइनिंग एरियाज हैं, 84 माइनिंग एरियाज हैं 8 राज्यों में। कोल इंडिया लिमिटेड हैज 352 माइंस, माइनिंग एरिया 84, जिसमें टोटल माइन की संख्या है 352। 158 माइन तो अंडरग्राउंड है, 174 माइन जो है वो ओपन कास्ट है, 20 जो है वो मिक्स है। ओपन कास्ट का मीनिंग, अंडरग्राउंड तो आपको मालूम है क्या है, मूवीज वगैरह में भी देखे हो। ओपन कास्ट में इमेज दिखाता हूं, उससे समझ आ जाएगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सब्सिडरीज के द्वारा 84 माइनिंग एरियाज भारत के 8 राज्यों में फैले हुए यहां काम करता है। टोटल माइंस की संख्या 352, 158 अंडरग्राउंड है, 174 ओपन कास्ट है और 20 जो है वो मिक्स नेचर की हैं। कोल इंडिया लिमिटेड फर्दर और भी इसके कई यूनिट्स हैं, 12 इसके कोल वॉशरीज हैं, 12 कोल वॉशरीज ऑपरेट करता है, जिसमें 10 कोकिंग कोल और 2 नॉन कोकिंग कोल के लिए। कोकिंग नॉन कोकिंग में क्या अंतर है मैं बता दूंगा अभी। तो 12 तो इसकी वॉशरीज हैं, कोल वॉशरीज, 10 कोकिंग और 2 नॉन कोकिंग। उसके अलावा वर्कशॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट, हॉस्पिटल्स भी हैं कोल इंडिया के। कोल इंडिया के 26 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और 84 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। 26 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं और 84 इसके वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक इनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट जो कांके, रांची इस जगह पे स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, ये भी CIL का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, लोकेशन कहां पर है? कांके, रांची, एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सबसे बड़ा कारपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया का। इंडिया का सबसे बड़ा कारपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CIL के अंतर्गत ही आता है। कई सारे प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? अब ये सवाल आ सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट कहां स्थित है? कांके, रांची। और भारत का सबसे बड़ा कारपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, CIL के अंतर्गत काम करता है। ये भी CIL का ही है। क्या यहां तक समझ पाए या नहीं, पहले ये बताओ। यहां तक पूरी बात क्लियर है? तो कोल इंडिया लिमिटेड का ही इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये कांके, रांची इस जगह पे है और भारत का सबसे बड़ा कारपोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये। अगला पॉइंट, 8 सब्सिडरी, मैंने बताया था 8 सब्सिडरी हैं कोल इंडिया के टोटल। 7 तो हैं कोल प्रोड्यूस करने वाली और 8वीं है प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी के लिए।
प्लानिंग और कंसल्टेंसी के लिए। तो 8 टोटल हैं, 7 है कोल प्रोड्यूस करने वाली सब्सिडरी और 1 है माइन प्लानिंग कंसल्टेंसी। सबसे पहली सब्सिडरी हम बात करेंगे ईस्टर्न कोलफील्ड। सबसे पहली ईस्टर्न कोलफील्ड। तो सवाल आता है ईस्टर्न कोलफील्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? ईस्टर्न कोलफील्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है सेंटोरिया, आसनसोल, बंगाल। एक सवाल तो ये हो गया, ईस्टर्न कोलफील्ड का हेडक्वार्टर बताइए। सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर याद रह जाए वही बड़ी बात है। तो भाई ईस्टर्न कोलफील्ड में ईस्ट की तरफ ही दिमाग लगाओ, ईस्टर्न साइड में ही देखो कहां पर। अब गुजरात तो देखोगे नहीं जब ईस्ट की बात आएगी, तो ईस्टर्न साइड में ही सोचोगे तो या तो दिमाग में आएगा बंगाल, उड़ीसा, ऐसे ही कुछ याद आएगा। ठीक है, तो सेंटोरिया आसनसोल बंगाल, सेंटोरिया आसनसोल बंगाल। अब इसके बारे में, ईस्टर्न कोलफील्ड 1975 में बनी थी, जब कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण हो गया था भारत में। पहले प्राइवेट कंपनी भी चलाती थी कोल माइंस, तो इंदिरा गांधी के समय में नेशनलाइजेशन हो गया था इसका। तो ईसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ईसीएल कंपनी 1975 में बनी। कोल माइंस का जब नेशनलाइजेशन भारत में कर दिया गया था, इट ऑपरेट कोल माइन इन ईस्टर्न कोलफील्ड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में डील करता है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में डील करता है। इट इनहेरिटेड ऑल द प्राइवेट सेक्टर कोल माइन ऑफ रानीगंज एरिया। रानीगंज भारत की सबसे पुरानी कोलफील्ड है, रानीगंज भारत की सबसे पुरानी कोलफील्ड है। तो बहुत पहले प्राइवेट कंपनीज भी चलाया करती थी, वो सब ईस्टर्न कोलफील्ड के पास चला गया था जब राष्ट्रीयकरण हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी जो कोल माइन को चलाया करती थी, जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो ये ईस्टर्न कोलफील्ड के पास ही चला गया था। तो रानीगंज भारत की सबसे पुरानी कोलफील्ड है, बंगाल में है ये। तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये 1975 में बनी है। कोल माइंस का जब राष्ट्रीयकरण हुआ, कोल माइन झारखंड और बंगाल एरिया में ये ऑपरेट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो कोल माइंस हुआ करती थी ईस्टर्न वाली, वो इसको मिल गई, रानीगंज कोलफील्ड एरिया वगैरह। इसका हेडक्वार्टर सेंटोरिया, बंगाल। अभी करंट में इसके चेयरमैन कौन है? सतीश झा। अभी इसके चेयरमैन है सतीश झा। देखो सब्सिडरी वाले में चेयरमैन पूछ भी सकता है, नहीं भी। कोल इंडिया लिमिटेड का कौन है, वो मतलब का क्वेश्चन है। कोल इंडिया लिमिटेड में कौन चेयरमैन है? बी साईराम, वो मतलब का है। सब्सिडरी में मैंने कहीं कहीं लिख दिए हैं जहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है सब्सिडरी में ना भी पूछे, पर कोल इंडिया वाला याद रखना जरूरी है। सब्सिडरी में सारे जरूरत नहीं, 2-3 लिख दिए हैं मैंने। अगला सवाल, कोल माइनिंग भारत में स्टार्ट हुई 1774। सबसे पुरानी जो कोल फील्ड है रानीगंज, सबसे पुरानी कोल फील्ड रानीगंज किसके समय शुरू हुई थी? अंग्रेजों के समय। अब देखो ये तो बात हो रही है 1975 की, और मैं कह रहा हूं अंग्रेजों के समय, बहुत पहले ये प्राइवेट सेक्टर में था। तो कोल माइनिंग की शुरुआत भारत में कब हुई है? पहली बार 1774, अंग्रेजों के समय में। रानीगंज कोलफील्ड एरिया ऑपरेशनल हुआ था सबसे पहले 1774। अब ईयर भी इंपॉर्टेंट है और ये कोलफील्ड का नाम भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुरानी कोलफील्ड, ओल्डेस्ट कोलफील्ड और ईयर, ओल्डेस्ट कोलफील्ड और ईयर। सबसे पुरानी कोलफील्ड रानीगंज कब शुरू हुई थी? 1774, अंग्रेजों के समय में शुरू हुई थी। तो इनिशियल कमर्शियल एक्सप्लोरेशन, यहां पे जो कोयला निकालने का काम है उसके कौन जनक थे, कौन करता धरता थे? जॉन समनर और स्यूटोनियस ग्रांट हेटली, ये नाम था। तो कोल माइनिंग की शुरुआत भारत में 1774 रानीगंज कोलफील्ड बंगाल से होती है। आज के समय में ये पश्चिम बर्धमान जिला बंगाल का पड़ता है। और यहां पर जॉन समनर और स्यूटोनियस ग्रांट हेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनके समय में शुरू हुआ था। और ये दामोदर रिवर के किनारे का एरिया है, ये है दामोदर रिवर के पास। दामोदर रिवर बंगाल का अभिश्राप बोली जाती है ना, बंगाल का श्राप मानी जाती है दामोदर, सॉरो ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, सॉरो ऑफ बंगाल। तो कोल माइनिंग की शुरुआत भारत में 1774 रानीगंज कोलफील्ड, जो आज पश्चिम बर्धमान जिला बंगाल का यहां पड़ता है, जॉन समनर और स्यूटोनियस ग्रांट हेटली, इनके समय में शुरू हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे ये।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे। दामोदर रिवर के किनारे का क्षेत्र है। तो पहली हमने पढ़ ली ईस्टर्न कोलफील्ड। दूसरी सब्सिडरी आती, बस इतना इतना जानना है हमको, जान लो, नाम पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर क्या है, क्या वो काम करती है, हेड कौन है, 2-3 लाइनें बस मतलब की है। तो भारत कोकिंग कोल, सेकंड सब्सिडरी जो मैं बोल रहा था, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। कोल भी दो ना, कोकिंग नॉन कोकिंग टाइप। कोकिंग नॉन कोकिंग क्या अंतर है हम देखेंगे। तो भारत कोकिंग कोल BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। कोल इंडिया तो बना 1975, पर ये उससे पहले से ऑपरेट कर रही थी। जनवरी 1972, ईयर देखो, नवंबर 1975 में नेशनलाइजेशन कोल इंडिया आया, जनवरी 1972 में ये था BCCL। तो BCCL वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, ये शुरू हुई है जनवरी 1972 में, और कोल इंडिया नेशनलाइज 75 में आया। टू ऑपरेट कोकिंग कोल माइंस, कोकिंग कोल माइंस, तो वो वाली माइंस, कोकिंग कोल वाली जो माइंस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए ये बनी थी। ये बेसिकली झरिया और रानीगंज कोलफील्ड इस एरिया में ऑपरेट करता था, जो था झारखंड और बंगाल। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ये 1972 जनवरी में बना है, कोकिंग कोल माइंस को ऑपरेट करने के लिए, जो झरिया और रानीगंज वाला एरिया बेसिकली, यहां ये काम करते थे। गवर्नमेंट ने टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑन 16 अक्टूबर 1971 टू इंश्योर प्लान डेवलपमेंट ऑफ द स्कार्स कोकिंग कोल रिसोर्स इन द कंट्री। क्लियर है। तो जहां ये काम करते थे, झरिया और रानीगंज कोलफील्ड है, ये भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में ले ली थी 1971 में, और BCCL 1972 में बनाई इसी काम के लिए। इस लाइन का मतलब समझ लो, ये झरिया और रानीगंज कोलफील्ड वगैरह की जो मैं बात कर रहा हूं, भारत सरकार ने 16 अक्टूबर 1971 को ही अपने कंट्रोल में ले लिया, प्राइवेट से हटा के, और 1972 में कंपनी बना दी BCCL की, जो अब इस काम को करेगी। प्राइवेट से हटा के अपनी ही कंपनी बना दी, वो इस काम को मैनेज करेगी। तो BCCL तो भारत सरकार के कंट्रोल में झरिया रानीगंज कोलफील्ड जब आया, तो कोकिंग कोल वाला जो काम है उसके लिए कंपनी की जरूरत थी। तो 1972 में एक सब्सिडरी, एक ये कंपनी बनाई गई, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो भारत सरकार ने 16 अक्टूबर 1971 को जो कंट्रोल लिया है, उसके बाद 72 में ये कंपनी बन गई है। क्या है ये? इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंगेज्ड इन माइनिंग ऑफ कोल एंड अलाइड एक्टिविटीज। इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन एज मच एज इट प्रोड्यूसेस बल्क ऑफ द कोकिंग कोल। तो भारत में जो कोकिंग कोल प्रोडक्शन होता है उसमें इसका अहम योगदान है। भारत में जो कोकिंग कोल प्रोडक्शन होता है उसका अहम योगदान है इस BCCL का। इसका हेडक्वार्टर है धनबाद में। BCCL मेजर प्रोड्यूसर है कोकिंग कोल का। मीडियम कोकिंग कोल इसकी महुदा माइन और बराकर एरियाज यहां प्रोड्यूस होता है। मीडियम कोकिंग कोल इसकी महुदा माइन और बराकर माइन एरिया जो है यहां प्रोड्यूस होता है। मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है कौन सी माइन कहां है। महुदा या बराकर अगर पूछ ले, महुदा है झारखंड में, बराकर है झारखंड बंगाल बॉर्डर, दोनों का बॉर्डर लगता है। तो यहाँ जो माइन का जिक्र आया है, माइन के साथ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया किस राज्य में है वो, क्वेश्चन बनता है इस पर। कोई माइन पूछ लेगा ये माइन कहां पर है। तो जो कोकिंग कोल, अब BCCL का काम क्या है, कोकिंग कोल प्रोड्यूस करना, हमें समझ आ गया। तो कोकिंग कोल प्रोडक्शन भारत का जो मेजर प्रोडक्शन है वो ये कंपनी कर रही है। किस माइन से हो रहा है? महुदा माइन, बराकर माइन। महुदा झारखंड में है, बराकर झारखंड और बंगाल है। हार्ड कोक, इन एडिशन टू द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड कोक, BCCL वॉशरीज को भी ऑपरेट करती है। कोल वॉशिंग का जो काम होता है ना, वॉशरीज भी ऑपरेट करती है। ये कोल वॉशिंग का जो काम करना पड़ता है, वॉशरीज भी ऑपरेट करती है। BCCL की अपनी वॉशरीज भी हैं। और कोल बेड मीथेन, कोल जब निकाला जाता है तो उसके साथ साथ मीथेन गैस भी आती है। उस मीथेन को कलेक्ट करके कैसे हम पावर में यूज कर सकते हैं, तो कोल बेड मीथेन बेस्ड पावर प्लांट भी चलता है इनका, मुनीदी झारखंड। कोल बेड मीथेन का क्या मतलब हो गया? CBM बोलते हैं इसको। जब कोयला निकाला जाता है उसके साथ साथ मीथेन गैस भी आती है। अब अगर उस मीथेन को हवा में जाने दोगे तो वो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगी। हम उस मीथेन को कलेक्ट करके एनर्जी में यूज कर सकते हैं। तो कोल बेड मीथेन, शॉर्ट में इसको CBM कहते हैं, एनवायरमेंट में पढ़ाया भी है। शेल गैस, कोल बेड मीथेन, या फिर बता दे रहा हूं मैं, कोयला जब निकाला जाता है उसके साथ साथ मीथेन भी आती है। मीथेन को हवा में जाने दोगे ऐसे ही तो वो ग्लोबल वार्मिंग कराएगी।
हम उसे कलेक्ट करके एनर्जी में यूज कर लें। तो कोल बेड मीथेन से चलने वाला इनका अपना एक प्लांट भी है, पावर प्लांट भी है, इनका अपना एक पावर प्लांट भी है मुनीदी झारखंड में। ये जो पावर प्लांट बीसीसीएल का चलता है वो कोल बेड मीथेन पे आधारित है, क्लीन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। कोल बेड मीथेन क्लीन टेक्नोलॉजी है। तो पावर प्लांट को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कोल बेड मीथेन बेस्ड पावर प्लांट बीसीसीएल कंपनी का मुनीदी झारखंड में है। क्या ये मैं समझा पाया? कुछ समझ आया या नहीं? कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, दो तरह की बातें। कोकिंग कोल प्रोड्यूस करने के मामले में कोल इंडिया की कौन सी सब्सिडरी है? मेन बीसीसीएल। इसको बनाया गया था कोकिंग कोल प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? महुदा बराकर एरिया। उसके अलावा कोल वॉशिंग की यूनिट भी इनकी खुद की है। इनका अपना पावर प्लांट मीथेन पे चलने वाला, और वो मीथेन कहाँ से आती है? कोल निकालते हैं उसके साथ ही मीथेन भी आती है, उस मीथेन को यूज करके पावर प्लांट चलाना, ये है झारखंड एरिया। झारखंड एरिया वॉशरीज मतलब जहां कोल की वॉशिंग करते हैं। कोल वॉशिंग वर्ड नहीं सुना? इसके सीएमडी कौन है बीसीसीएल के? मनोज कुमार अग्रवाल। बीसीसीएल के सीएमडी हैं मनोज कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी सब्सिडरी है सेंट्रल कोलफील्ड। ये 1956 में बनी है। ये बनी है 1956 में, मतलब कोल इंडिया नेशनलाइज जब हुआ उसके पहले की बात है। सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड 1956 में बनी। जब ये बनी थी तब इसका नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, और ये कैटेगरी 1 मिनी रत्ना कंपनी है। सेंट्रल कोलफील्ड जो है मिनी रत्ना कंपनी है। तो सेंट्रल कोलफील्ड सीसीएल 1956 में बनी थी। जब बनी थी तब नाम था एनसीडीसी लिमिटेड। जब बनी थी तब नाम था एनसीडीसी लिमिटेड, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन। बाद में ये नाम खत्म हो गया, जब बना था तब नाम ये था। तो सेंट्रल कोलफील्ड 1956 में बना। जब बना था उस समय नाम सेंट्रल कोलफील्ड नहीं था, उस समय नाम ये था एनसीडीसी। अब ये कैटेगरी 1 मिनी रत्ना कंपनी है। अक्टूबर 2007 में इसको मिनी रत्ना टैग दे दिया गया था। अक्टूबर 2007 से अब ये मिनी रत्ना कंपनी हो चुकी है। क्या करता है सीसीएल? सीसीएल मैनेज करता है नेशनलाइज कोल माइंस को। किन एरिया में? सेंट्रल एरिया, सेंट्रल डिवीजन में जो पड़ेंगी, जो सेंट्रल डिवीजन में पड़ेंगी। इसका हेडक्वार्टर है रांची में, इसका हेडक्वार्टर है रांची। सीसीएल ओन करता है और ऑपरेट करता है 43 माइन, 5 अंडरग्राउंड हैं और 38 ओपन कास्ट हैं। सीसीएल ओन करता है और ऑपरेट करता है 43 माइन ऑपरेट करता है, 5 अंडरग्राउंड हैं, 38 ओपन कास्ट हैं। ठीक है। और ये एरिया ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, ये झारखंड का एरिया है सारा। उसके अलावा रामगढ़, गिरिडीह, हुटार। सवाल पूछ लेगा इस पे, कर्णपुरा कोलफील्ड्स कहां पर है या हुटार कोलफील्ड कहां पर है, रामगढ़ कोलफील्ड, गिरिडीह, ये सब झारखंड एरिया है। तो सेंट्रल कोलफील्ड यहाँ पे ऑपरेट करती है सब एरिया में। ये जो माइंस के नाम मैं बोल रहा हूं, सेंट्रल कोलफील्ड यहाँ ऑपरेट करती है। अभी इसके सीएमडी हैं नीलेंदु कुमार सिंह। नीलेंदु कुमार सिंह, क्लियर है? ये एरिया है सेंट्रल कोलफील्ड जहां पे काम करती है। ओपन कास्ट माइन, एक बार मैं इमेज दिखाता हूं उससे समझ आ जाएगा। ओपन कास्ट माइन क्या है? ऊपरी जमीन में गड्ढा करते जाते हैं, ऊपर जमीन में गड्ढा करते जाएंगे, बहुत ज्यादा गहराई नहीं जाना पड़ेगा, कोयला मिल जाएगा। अंडरग्राउंड वाली जो है वो डेप्थ में कोयला होता है वहां। ओपन कास्ट माइन ऐसी दिखती है, एक बड़ा गड्ढे के रूप में आपको ऊपर से नजर आएगा। ये देखो, ये मूवी में देखा इस तरह का ओपन कास्ट माइन, जैसे ये है, ऐसे गड्ढा करते जाते हैं। और जो मूवी में देखते हो अंडरग्राउंड ट्रेन जा रही है अंदर, या अंदर से कलेक्ट करके ला रहे हैं अंडरग्राउंड से, वो अलग शेप होता है। तो ये वाली है, ओपन पिट भी कहते हैं इसको, ओपन पिट भी कह सकते हो, ओपन कास्ट भी कह सकते हो। और इमेज देख लो, एक बड़ा सा मुहाना दिखेगा आपको ऊपर से ही। ओपन पिट माइन जो है ना, ऊपर से ही बहुत बड़ा मुहाना नजर आएगा आपको, बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा मुंह उसका। इसे बोलते हैं ओपन कास्ट या ओपन पिट, मतलब गड्ढा।
कोल फील्ड अगर नहीं देखे हो तो इसको ओपन कास्ट बोलते हैं। ऊपर से ही विजिबल है ये इमेज देख लो, बहुत अच्छा है, इससे समझ आ जाएगा। क्या ओपन कास्ट माइन समझ आ रहा है? ऊपर से ऐसे खोदते जाएंगे, बड़ा सा गड्ढा होता जाएगा, कोयला निकालेंगे। और अंडरग्राउंड माइन इससे अलग है, वहां अंधेरा ही रहेगा पूरा नीचे तक। अंडरग्राउंड माइन अलग है इससे, जो मूवीज वगैरह में देखते हो। उस सर पे टॉर्च लगा के वो अंडरग्राउंड उसमें काम कर रहे हैं। ये ओपन कास्ट या ओपन पिट माइन बोलते हैं। ओपन कास्ट या ओपन पिट, PIT, ओपन कास्ट या ओपन पिट माइन। ये वर्ड नोट करना है तो कर लो, ओपन कास्ट या ओपन पिट, ये नाम आ जाए एक ही है। CCL मिनी रत्ना कंपनी लिखा था ऊपर, CCL मिनी रत्ना कंपनी है, 2007 में मिनी रत्ना बन गई थी। अगला सवाल, वेस्टर्न कोल फील्ड पर आ जाएं। वेस्टर्न कोल फील्ड का हेडक्वार्टर नागपुर। भाई ज्यादातर अभी तक आप देख रहे थे कोलकाता, रांची, झारखंड, ये सब एरिया का नाम कोल में ज्यादा आता है। अब महाराष्ट्र एकदम से दिमाग में नहीं आया, पर वेस्टर्न एरिया की बात हो रही है तो वेस्टर्न एरिया में या तो महाराष्ट्र या गुजरात या राजस्थान, यही सब एरिया दिमाग में आना चाहिए। तो पश्चिमी एरिया में महाराष्ट्र के नागपुर में हेडक्वार्टर है इसका। वेस्टर्न कोल फील्ड जो है नागपुर हेडक्वार्टर है। ये भी मिनी रत्ना कंपनी है, 2007 में ये भी मिनी रत्ना बन गई है, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। ये भी मिनी रत्ना कंपनी है, 2007 में बन गई है। ये कंपनी का मेन जो ऑपरेशन है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये वाला जो एरिया है वहां पे इसका काम है। तो ये कंपनी माइनिंग ऑपरेशन फैले हुए हैं कहां कहां? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। एरिया कौन से? नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल। मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सब जो एरिया है वेस्टर्न कोल फील्ड के अंतर्गत आता है। और ये जो कोल सप्लाई भी करता है भारत के पश्चिमी हिस्से में जो इंडस्ट्रीज हैं, महाराष्ट्र में, MP में, गुजरात में, वहां नजदीक पड़ेगा। और सदर्न स्टेट में भी भेजते हैं यहाँ से, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पे जो माइंस है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में जो कोयला निकाला जा रहा है वो वेस्ट में और साउथ में सप्लाई भी हो जाता है यहाँ से। तो वेस्टर्न कोल फील्ड, अब सवाल क्या इसमें आया? दो ही सवाल बने। वेस्टर्न कोल फील्ड नागपुर हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह में माइनिंग करते हैं और यहाँ से वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया की तरफ सप्लाई होता है। और मिनी रत्ना कंपनी है ये। और CMD अभी इसके डॉक्टर हेमंत शरद पांडे, डॉक्टर हेमंत शरद पांडे। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, अब सवाल आता है जितनी सब्सिडरी कोल इंडिया की हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी सब्सिडरी कर रही है? टॉप पर है इस समय साउथ ईस्टर्न, इस समय टॉप पर है साउथ ईस्टर्न। तो दक्षिण पूर्वी मतलब इंडिया के सेंटर से ईस्ट की तरफ, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, साउथ ईस्ट ये पड़ेगा ना इधर। तो साउथ ईस्ट मतलब आंध्रा वगैरह का एरिया आएगा, आंध्रा, छत्तीसगढ़, ये सब। तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड ये 1985 में बनी है, 1985 में बनी है। और कोल इंडिया की, हाईलाइट कर दिया, सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है। कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड। हेडक्वार्टर है बिलासपुर, छत्तीसगढ़, हेडक्वार्टर बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी। तो इंडिया का जितना कोल प्रोडक्शन है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा यही प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया जितना कोल प्रोडक्शन कर रहा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा यही कोल फील्ड, यही कंपनी पूरी कर रही है। तो कोल इंडिया की सबसे बड़ी सब्सिडरी कोल प्रोडक्शन के मामले में SECL 1985 में बना कोल प्रोड्यूसिंग सबसे बड़ी सब्सिडरी है कोल इंडिया की, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हेडक्वार्टर। ये भी एक मिनी रत्ना कंपनी है। और जितना कोल प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस समय SECL की है। कौन सी माइन से प्रोडक्शन कर रहे हैं ये? एक तो गेवरा माइन, छत्तीसगढ़, सबसे बड़ी माइन जहां से प्रोडक्शन इस समय हो रहा है यही है गेवरा माइन, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पड़ती है। गेवरा माइन जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गेवरा माइन से है। दूसरे नंबर पे कुशमुंडा, दोनों ही छत्तीसगढ़।
साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गेवरा माइन से हो रहा है, और सेकंड नंबर पे कुसमुंडा, दोनों ही छत्तीसगढ़, कोरबा। देखो लिखा है ना, गेवरा माइन जो है अमंग द लार्जेस्ट कोल माइन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कोल माइन दुनिया में गेवरा, कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में। गेवरा माइन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइन, और इसके सीएमडी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के हरीश दुहान, ये सीएमडी है इस समय। अब अभी हाल ही में इंडिया की जो कुछ कोल माइन है दुनिया में उनको जगह मिली है, दुनिया में जगह मिली है। देखें क्या न्यूज है करंट की। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड का गेवरा और कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइन में, प्रोडक्शन के मामले में भी सबसे बड़ी कोल माइन तो है, प्रोडक्शन के मामले में भी अभी हाल ही में रैंकिंग आई, गेवरा को दूसरा और चौथा कुसमुंडा को स्थान दिया गया है। इंडिया में तो टॉप पर है गेवरा और कुसमुंडा, इंडिया में दोनों टॉप पर हैं, गेवरा कुसमुंडा। दुनिया में पहले दूसरे में रैंक ऊपर नीचे वेरी करता रहता है। अभी जो हाल ही में डाटा आया उसमें गेवरा सेकंड और कुसमुंडा दुनिया में चौथे। दुनिया की सबसे बड़ी 10 कोल माइन की लिस्ट जारी की गई, जिसमें गेवरा अभी सेकंड पर आ गया है, कुसमुंडा चौथे पे है। इंडिया में फर्स्ट और सेकंड है। कहां पर? छत्तीसगढ़, कोरबा। लोकेटेड इन द कोरबा जिला ऑफ छत्तीसगढ़, ये दो माइन मिलकर 100 मिलियन टन कोयला हर साल प्रोड्यूस करते हैं। ये दो माइन, केवल भारत की दो माइन मिलकर 100 मिलियन टन कोयला हर साल प्रोड्यूस करते हैं, जो भारत के टोटल कोल प्रोडक्शन का 10% है। जितना भारत का टोटल कोल प्रोडक्शन है उसका 10% ये दो माइन पूरा कर देते हैं, गेवरा और कुसमुंडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो, दोनों माइन इंपॉर्टेंट है। ये गेवरा माइन ही पूछ बैठेगा, कोरबा छत्तीसगढ़। क्लियर है? ये दो माइन मिलकर 100 मिलियन टन कोयला हर साल प्रोड्यूस करते हैं, जो भारत की कुल क्षमता का 10% अकेले दो माइन से आ जाता है। द गेवरा कैसी माइन है? ओपन कास्ट, खुली माइन। द गेवरा ओपन कास्ट माइन हैज एन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 70 मिलियन, तो ये पूरा कर देता है, एंड प्रोड्यूस 59 मिलियन टन ऑफ कोल 23-24 में प्रोड्यूस किया था। द माइन स्टार्टेड ऑपरेशन इन द ईयर 1981। गेवरा माइन ने जो ऑपरेशन शुरू किए थे 1981 में, और सफिशिएंट कोल रिजर्व इसके पास है, जो भारत की अगले 10 साल की जरूरत को भी पूरा कर सकता है। गेवरा माइन में इतना कोयला है, अगले 10 साल की जरूरत को भी पूरा कर सकता है, इतना कोल है। कुसमुंडा भी ओपन कास्ट माइन है, ये 50 मिलियन टन 23-24 में यहां से जनरेशन हुआ था, और गेवरा के बाद दूसरी माइन है ये अचीव करने वाली इस लेवल पे प्रोडक्शन जिसने अचीव किया। तो दो माइन का जिक्र आया, गेवरा नंबर 1, कुसमुंडा नंबर 2, दो सबसे बड़ी माइन जहां से प्रोडक्शन हो रहा है, गेवरा नंबर 1, कुसमुंडा नंबर 2। और इतना कोयला है कि अगले 10 साल की जरूरत गेवरा अकेले भी पूरी कर सकता है, अगले 10 साल के लिए। समझ आ गया? किसके अंतर्गत आ रहा है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, SECL के अंतर्गत। पूछ लेगा गेवरा और कुसमुंडा माइन जो है वो SECL की किस सब्सिडरी के अंतर्गत आता है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL के अंतर्गत। तो गेवरा और कुसमुंडा दोनों ही SECL के अंतर्गत आता है। तो 5 सब्सिडरी अभी तक हमने कवर की। छठी सब्सिडरी है नॉर्दर्न कोलफील्ड। नॉर्दर्न कोलफील्ड है सिंगरौली मध्य प्रदेश वाला, सिंगरौली मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न कोलफील्ड NCL। NCL 1985 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है सिंगरौली मध्य प्रदेश। 10 ओपन कास्ट कोल माइन सिंगरौली कोलफील्ड एरिया में ये मैनेज करते हैं। इसके बाद है महानदी कोलफील्ड, यहां बहुत डिटेल जरूरत नहीं है, नाम हम भी मैंने लिखा नहीं इसलिए। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ये भी मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से ही अलग करके इसको बनाया गया था। महानदी कोलफील्ड जो है वो SECL से ही अलग करके बनी थी 1992 में। पहले SECL के अंतर्गत था ये, ध्यान रखिएगा इसमें। महानदी कोलफील्ड SECL के अंतर्गत ही आता था। अब सोचो, अगर महानदी कोलफील्ड अलग ना किया गया होता SECL से, तब तो SECL और बड़ी कंपनी था। SECL कोल इंडिया की सबसे बड़ी सब्सिडरी है।
और इससे 1992 में ही अलग कर दी गई थी महानदी कोलफील्ड। ये भी CIL की सब्सिडरी है 7वीं। तो SECL इसका मतलब इतनी बड़ी कंपनी थी कि उसमें से महानदी कोलफील्ड को अलग कर दिया, उसके बाद भी SECL टॉप पर है, नंबर 1 पर है प्रोडक्शन के मामले में। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया की सब्सिडरी, इससे MCL अलग कर दी गई थी 1992 में। क्लियर है? तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? संबलपुर। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की ही सब्सिडरी, इसका हेडक्वार्टर है संबलपुर, उड़ीसा। तो ये जो फंक्शन देखते हैं बेसिकली उड़ीसा वाला एरिया। भाई साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड जो है वो आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ वगैरह को डील कर रही है। महानदी कोलफील्ड जो है वो उड़ीसा। तो 7 ओपन कास्ट माइन और 3 अंडरग्राउंड माइन वो ये हैंडल करते हैं। तो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड से ही अलग की गई थी 1992 में। उड़ीसा वाली जो माइंस हैं उनका ऑपरेशंस ये डील करते हैं। इसका हेडक्वार्टर भी उड़ीसा में ही है, महानदी नाम से भी याद रख सकते हैं, संबलपुर उड़ीसा हेडक्वार्टर है। 7 ओपन कास्ट माइन है, 3 अंडरग्राउंड माइन है, और अभी इसके CMD हैं उदय कावले। उदय कावले। और इनके ऑपरेशंस झारसुगुड़ा जिला, अंगुल जिला, उड़ीसा के इन जिलों में काम है इसका, महानदी कोलफील्ड का। महानदी कोलफील्ड का जो काम है झारसुगुड़ा, अंगुल जिला, यहाँ पर उदय कावले इसके CMD। 7 सब्सिडरी हो गई जो कोल प्रोडक्शन में काम करती हैं। अब आ गई प्लानिंग वाली सब्सिडरी। 8 सब्सिडरी टोटल है कोल इंडिया की, 7 हो गई प्रोडक्शन में जो डील करती हैं माइनिंग ऑपरेशंस। तो शुरू की 7 हमने बता दी, वो माइनिंग ऑपरेशंस वाली हो गई। एक मैंने बताया था प्लानिंग, कंसल्टेंसी, डिजाइन, इस काम को डील करती है। तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट CMPDI, सवाल आएगा ये है कहां पर? CMPDI कहां पर है? रांची। ये क्वेश्चन है। तो कोल इंडिया की एक और सब्सिडरी जिसका काम थोड़ा अलग है, सेंट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन, नाम से क्लियर है, माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट। कोल इंडिया की ही सब्सिडरी माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट CMPDI, प्लानिंग, कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, ये सब काम है। 1974 में ये बना था। कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड, CMAL करके कंपनी हुआ करती थी। CIL का नाम पहले ऐसा हुआ करता था, कोल माइन अथॉरिटी लिमिटेड। बाद में जब नेशनलाइज हुआ है तब नाम CIL पड़ा है। तो CIL का पुराना नाम CMAL। तो CMPDI ये 1974 में बना, कोल माइन अथॉरिटी लिमिटेड के अंतर्गत काम करता था, जो CIL का पुराना नाम था। उस समय वो भारत सरकार के अंतर्गत नहीं था, वो तो बाद में आया है। आउट ऑफ द प्लानिंग डिवीजन ऑफ नाउ डिफंक्ट NCDC एज अ सिंगल विंडो सेटअप टू कंसोलिडेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री अंडर वन रूफ। नाम से समझ आ रहा है प्लानिंग वगैरह के काम के लिए इसको बनाया गया। आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ कोल इंडिया, कोल माइनिंग इंडिया, CMPDI 1975 में भारत सरकार के अंतर्गत द कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन रांची। कंपनी का हेडक्वार्टर है रांची में। क्या काम करते हैं ये? मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए कंसल्टेंसी देना, गाइड करना, प्लानिंग करना, रिसोर्स का इवैल्यूएशन करना हो, रिसोर्स मैनेजमेंट में मदद करनी हो, माइनिंग जियोलॉजी को समझना हो, जमीन की स्थिति को समझना हो, हाइड्रोजियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल स्टडीज, जहां माइनिंग कर रहे हैं वहां की जमीन की स्थिति क्या है, तो ये सारी स्टडी वगैरह करनी हो तो ये इंस्टीट्यूट हेल्प करता है। इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कहां पर कोयला मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। ये ISO 9001 एक्रेडिटेड कंपनी है। मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में सरकार के द्वारा डिक्लेयर की गई 2009 में। ये कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी, जैसे ओपन पिट और अंडरग्राउंड माइन प्लानिंग के लिए, डिजाइन के लिए, कोल, लिग्नाइट और मिनरल्स हों, इसके कई सारे रीजनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। तो बस वही इंस्टीट्यूट है। क्या क्या काम है? कई प्रकार की स्टडी, प्लानिंग, कंसल्टेंसी, सरकारी कंपनी है, कोल इंडिया की सब्सिडरी है, मिनी रत्ना है। एक एक लाइन सब लिख दिया है मैंने इसमें, एक एक लाइन सारा मेंशन कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन क्या बनता है? ये इंस्टीट्यूट का काम क्या है और हेडक्वार्टर कहां पर है? ये इंस्टीट्यूट का काम क्या है, हेडक्वार्टर कहां पर है, और कोल इंडिया की सब्सिडरी है, रांची हेडक्वार्टर है। बाकी स्टडी, इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टेंसी, यही काम है इसके।
और इसके अलावा रीजनल सेंटर्स भी कई सारे हैं। हेडक्वार्टर रांची है, उसके अलावा इसके रीजनल सेंटर्स हैं आसनसोल में, धनबाद में, रांची में, मतलब फैला हुआ है अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है कि स्टडीज करने के लिए अलग अलग जगह सेंटर बने हुए हैं, अलग अलग तरह की स्टडी करने के लिए कई सारे सेंटर बने हुए हैं। चलो, सारी की सारी सब्सिडरी कंप्लीट। इन एडिशन कोल इंडिया लिमिटेड का एक फॉरेन सब्सिडरी भी है, मोजाम्बिक, अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक में। 8 सब्सिडरी कोल इंडिया के हैं, वो हमने पढ़ लिए। क्या विदेश में भी कोल इंडिया की कोई सब्सिडरी है? मैंने बताया था महारत्ना कंपनी होने के लिए इंटरनेशनल ऑपरेशंस, ग्लोबल प्रेजेंस भी होना चाहिए। तो कोल इंडिया का एक विदेश में भी सब्सिडरी है, मोजाम्बिक, अफ्रीकन कंट्री में, जिसका नाम है कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा, सियाल बोलते हैं इसको। अफ्रीका का कंट्री मोजाम्बिक, अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक, यहां पर भी कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है विदेश में, सियाल नाम है। उसके अलावा असम में जो माइंस हैं, देखो अब एक चीज ध्यान देना, कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सब्सिडरीज के द्वारा ही तो माइंस को हैंडल कर रहा है। अभी तक मैंने यही तो बताया, अलग अलग हिस्से में जो माइंस हैं, कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सब्सिडरीज के द्वारा ही माइंस को हैंडल कर रहा है। एक सवाल, क्या कोई माइन ऐसी है जो डायरेक्टली कोल इंडिया हैंडल करता हो, सब्सिडरीज के थ्रू नहीं कर रहा हो? क्या कोई माइन ऐसी भी है सीधे सीधे हैंडल कर रहा हो? देखो लिखा है, असम में जो माइंस हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो माइंस हैं, नॉर्थ ईस्ट माइंस जो हैं वो डायरेक्टली सीआईएल मैनेज करता है। हमने जितनी अभी तक माइंस के ऊपर बात की है, कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सब्सिडरी से द्वारा मैनेज कर रहा है, पर क्या डायरेक्टली मैनेज करता है कोल इंडिया? नॉर्थ ईस्ट वाली असम वगैरह की जो माइंस हैं वो डायरेक्टली कोल इंडिया मैनेज कर रहा है। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, डायरेक्टली मैनेज बाय कोल इंडिया, असम वगैरह में जो माइंस हैं। तो कोल इंडिया के 8 सब्सिडरी हैं, ऊपर हमने 8 पढ़ लिए। विदेश में भी एक सब्सिडरी है मोजाम्बिक में, सियाल नाम से है कंपनी का नाम। और असम में जो माइंस हैं वो कोल इंडिया डायरेक्टली मैनेज करता है, डायरेक्ट इसके कंट्रोल में आता है। अब आ जाते हैं महानदी कोल फील्ड, हमने ऊपर पढ़ा। महानदी कोल फील्ड के अंदर भी 4 सब्सिडरी और है महानदी कोल फील्ड के अंतर्गत। महानदी कोल फील्ड जो कोल इंडिया की सब्सिडरी हमने ऊपर पढ़ी थी, उसके अंतर्गत 4 सब्सिडरी और काम करती हैं, एमजे, एसजे, एमएनएच, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और नीलांचल पावर। याद रख सकते हो, ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं भी है। अब इतना डीप में जाएगा नहीं, इतना डीप में नहीं जाना चाहिए, पर एक आध क्वेश्चन बहुत डेप्थ में पूछ दे कि कोई बना ही ना पाए, तो फिर इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर जानबूझ के इंटेंशन ऐसा कोई कर ही ना पाए तो फिर इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो कोल इंडिया की सब्सिडरी है महानदी कोल फील्ड, और महानदी कोल फील्ड के अंदर फिर 4 कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है महानदी कोल फील्ड, और महानदी के अंदर फिर 4, वो हैं एमजे, एसजे, एमएनएस शक्ति, महानदी बेसिन और नीलांचल पावर। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, उसके खुद के अंदर 2 और हैं। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के अंदर 2 हैं, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे और छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे। ये एसईसीएल, उसको सप्लाई जाती है, रेलवे की है ये। एसईसीएल की सब्सिडरी है जो रेलवे को सप्लाई जाता है कोयले का, इस नाम से हैं 2 सब्सिडरी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे, ये एसईसीएल की ही सब्सिडरी हैं। और सीसीएल जो है सेंट्रल कोल फील्ड, उसकी एक सब्सिडरी है झारखंड सेंट्रल रेलवे। रेलवे को भी तो कोल सप्लाई करते हैं, झारखंड सेंट्रल रेलवे वो सीसीएल की सब्सिडरी है। अब ये मत कह देना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत क्यों नहीं आ रहा है, मैं यहां बात कर रहा हूं जो रेलवे को कोल सप्लाई करने वाली सब्सिडरी है। रेलवे नाम से ये मत समझ लेना कि रेलवे के अंदर आना चाहिए, कोल सप्लाई करने वाली जो यूनिट है। अब इसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय का कोल से संबंधित क्या काम है, क्या करते हैं ये? पॉलिसी वगैरह बनाएंगे और क्या करेंगे? सीआईएल वगैरह इसी के अंतर्गत आता है। देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीति जो बनेगी, पॉलिसी और स्ट्रेटजी, कोल का एक्सप्लोरेशन या डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनेगी, स्ट्रेटजी बनेगी, कोल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना, हाई वैल्यू वाले, या
इन्वायरमेंटल इशू आए, तो मंत्रालय जो है प्रशासनिक कंट्रोल जो है वो इसी का है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। CIL खुद भी इसी के अंतर्गत आती है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। कोल का एक्सप्लोरेशन करना हो या डेवलपमेंट रिलेटेड इशू हो, इसी के अंतर्गत आएगा। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना हो, वो भी कोयला मंत्रालय करेगा। तो क्या कोयले के लिए बस CIL एक ही कंपनी है? कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड भी आता है, और NLC जो है तमिलनाडु वाली नईवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL अलग है, नईवेली लिग्नाइट कारपोरेशन अलग है, पर दोनों ही कोयला मंत्रालय के अंतर्गत है। अब फिर सुनो ध्यान से, CIL अलग कंपनी है, महारत्ना नेचर की है। CIL के अंदर 8 सब्सिडरीज हमने बताई, वो भी कोयला मंत्रालय के अंतर्गत है। कोयले से रिलेटेड एक दूसरी कंपनी और भी है, नईवेली लिग्नाइट कारपोरेशन NLC, तमिलनाडु हेडक्वार्टर, तमिलनाडु में जिसका हेडक्वार्टर है NLC। लिग्नाइट कोयला वेला प्रोड्यूस करते हैं, जो माइनिंग करते हैं। तो नईवेली लिग्नाइट कारपोरेशन भी कोयले संबंधित कंपनी है, वो भी कोयला मंत्रालय के अंतर्गत है। तो कोल मिनिस्ट्री में कोल इंडिया लिमिटेड तो आती ही है, नईवेली लिग्नाइट कारपोरेशन भी उसी के अंतर्गत आती है। तो दो कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं, कोल इंडिया लिमिटेड और NLC लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है नईवेली तमिलनाडु में। ये दोनों ही कोयला मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं, दोनों ही कोयला मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। क्या इसके अलावा भी कोई कंपनी आती है कोल मिनिस्ट्री के अंतर्गत? एक कंपनी है जिसमें तेलंगाना सरकार और भारत सरकार दोनों की हिस्सेदारी है। एक कंपनी है जिसमें दोनों की हिस्सेदारी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा अच्छा बन सकता है। तेलंगाना में सिंगरेनी कोयलेरी कंपनी लिमिटेड, ये भारत सरकार और तेलंगाना सरकार की हिस्सेदारी है दोनों की। तेलंगाना सरकार का 51%, 51% हिस्सा है, और इंडियन गवर्नमेंट का 49, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 49%। सिंगरेनी कोयलेरी फुली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। सिंगरेनी कोयलेरी 51% तेलंगाना गवर्नमेंट का शेयर है और 49 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है। अब ऐसे क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। कोल इंडिया लिमिटेड फुली सेंट्रल गवर्नमेंट, नईवेली लिग्नाइट कारपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंगरेनी कोयलेरी कंपनी लिमिटेड ज्वाइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट 51% शेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट 49%। कहां है सिंगरेनी कोयलेरी? तेलंगाना। सिंगरेनी इज इन तेलंगाना। तो ढूंढ के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। सिंगरेनी कोयलेरी लोकेशन तेलंगाना। अच्छा, कंफ्यूजन होता है, वन इज सिंगरौली, वन इज सिंगरेनी, वन इज सिंगरौली, वन इज सिंगरेनी। सिंगरेनी में N लेटर, तो तेलंगाना वर्ड याद रखो। सिंगरेनी N लेटर दोनों में कॉमन है। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश। अब उसमें कोई लिंक बना के याद रखो उसको, MP के आसपास के जो उनको तो याद रहेगा, मान लो, ठीक। तो सिंगरेनी सेकंड लास्ट लेटर N, सेकंड लास्ट लेटर N तेलंगाना सिंगरेनी। तो दूसरा बचा सिंगरौली, मध्य प्रदेश होगा। सेकंड लास्ट लेटर यहां भी N, यहां भी N, तेलंगाना सिंगरेनी, N याद रखो। सिंगरेनी तेलंगाना, सिंगरौली मध्य प्रदेश। कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पूछ लेगा सिंगरौली कोलफील्ड कहां पर है, लिख देंगे सिंगरौली वाला तेलंगाना लिख देंगे, या सिंगरेनी को मध्य प्रदेश कर देंगे। हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। बैकग्राउंड, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, विद द इंडियन इंडिपेंडेंस, कोल प्रोडक्शन, अब इंडिया को ग्रो करने की नीड थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, कोल प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो प्लानिंग कमीशन बना था, प्लानिंग कमीशन क्या करता था? 5 ईयर के प्लान लाता था। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर के लिए प्लान लाता था। प्लानिंग कमीशन करंटली नोन एज नीति आयोग। अर्लियर इट वाज प्लानिंग कमीशन, बट व्हेन मोदी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, दे ट्रांसफॉर्म्ड प्लानिंग कमीशन इनटू नीति आयोग। अभी वो नीति आयोग है, क्लियर है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कोल प्रोडक्शन को भी बढ़ाना फोकस था। तो विद द इंडियन इंडिपेंडेंस, अ ग्रेटर नीड फॉर कोल प्रोडक्शन वाज फेल्ट इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो 1951 the working party for the coal industry was set up, which included representative of coal industry, labor union, government, which suggested the amalgamation, मतलब mixing, amalgamation means mixing of small
एंड फ्रेगमेंटेड प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो जो स्मॉल लेवल पे वर्क हो रहा था, स्कैटर्ड फॉर्म में वर्क हो रहा था, उसको यूनाइट किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, ये वर्क स्टार्ट हुआ। तो 1951 वर्किंग पार्टी, जिसमें कोल इंडस्ट्री वर्कर, लेबर यूनियन, गवर्नमेंट सबने मिलकर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम एफर्ट शुरू किए, एक सिस्टमेटिक वो बनाया जाए, इनको मिक्स करके स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स को मिक्स किया जाए। Thus the idea for a nationalized unified coal sector was born। तो जो ये मिक्सिंग की गई, स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट को मिक्स किया गया, एक बड़ा रूप दिया गया, एक लार्जर पिक्चर उसको बनाई गई, तो एक तरह से आइडिया नेशनलाइज करने का एक रूट पड़ गया। हुआ तो 1975 में जाकर, पर उसका एक बेस तैयार हुआ, एक फाउंडेशन तैयार हुआ। इंटीग्रेटेड ओवरऑल प्लानिंग इन कोल माइनिंग इज अ पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमेना। एनसीडीसी एक कंपनी बनाई गई थी 11 कोयलरीज को मिक्स करके। एनसीडीसी वाज फॉर्म्ड विद 11 कोयलरीज विद द टास्क ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू कोल फील्ड एंड एक्सपीडाइटिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यू कोल माइन। तो नए नए कोल फील्ड एक्सप्लोर किए जाए और कोल माइंस का डेवलपमेंट किया जाए, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाया जाए। क्लियर है? तो पहली कंपनी की शुरुआत क्या है, एनसीडीसी 11 कोयलरीज होती थी, उनको मर्ज करके, उनको मिलाकर बनाई गई थी। तो एनसीडीसी वाज फॉर्म्ड विद 11 कोयलरीज विद द टास्क ऑफ एक्सप्लोरिंग, नए नए कोल फील्ड एक्सप्लोर किए जाए और नई कोल माइन वगैरह जो डेवलप भी किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, प्रोडक्शन वगैरह बढ़ाया जा सके। तो एनसीडीसी बनी थी। कोल इंडिया अभी नहीं था, शुरू में एनसीडीसी बना था, शुरू में एनसीडीसी बना था। नेक्स्ट है, क्या फैक्टर्स रीजन थे कि कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना पड़ा? क्या फैक्टर रीजन थे कि कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना पड़ा? देखो, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में था, और प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में था तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन था, लेबर को सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते थे, हेल्थ फैक्टर्स को ध्यान नहीं दिया जाता था। तो प्राइवेट सेक्टर में तो एक्सप्लॉयटेशन की बात है। तो कई सारे ड्रॉबैक थे, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय कोल सेक्टर को नेशनलाइज किया गया। तो नेशनलाइजेशन ऑफ कोल इंडस्ट्री इन इंडिया इन द अर्ली 70s was a fallout of two related event. In the first instance, it was the oil price shock. ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो हमें कोल पे शिफ्ट होने की जरूरत थी। ऑयल प्राइस वगैरह बहुत बढ़ गए थे, इसलिए भी कोल जरूरी था। तो इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट वाज द ऑयल प्राइस शॉक which led the country to take up a close scrutiny of its alternate energy option. ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गए थे, ऑयल प्राइस शॉक लगा, तो हमें कोल की तरफ जाना था। अ फ्यूल पॉलिसी कमेटी, एक फ्यूल पॉलिसी कमेटी बनाई गई, एक फ्यूल पॉलिसी कमेटी बनाई गई जो आइडेंटिफाई करे कोल एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी। तो क्या फैक्टर थे कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना पड़ा? 70s के दशक में ये सब शुरू हुआ था। दो बड़े इवेंट हुए थे, ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, which led the country to take up a close scrutiny of its energy option. इराक ईरान वॉर का समय था, इराक ईरान वॉर वगैरह जब हुई थी, ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो फिर एक कमेटी बनाई गई थी, फ्यूल पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी कि प्राइमरी सोर्स कमर्शियल एनर्जी का कोल आइडेंटिफाई किया गया। उस कमेटी ने कोल को आइडेंटिफाई किया कमर्शियल एनर्जी के प्राइमरी सोर्स के रूप में। सेकंड क्या रीजन था? The much needed investment needed for growth of this sector was not forthcoming with coal mining largely in the hand of private sector. Private sector. The objective of nationalization as conceived by late Mohan Kumar Mangalam were conservation of the scarce coal reserve, particularly coking coal. तो कोल रिजर्व को प्रोटेक्ट भी किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके, जितना जरूरत उतना निकाला जा सके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, सारी चीजों के लिए नियम बनाए जाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर नहीं रहा था। तो क्यों नेशनलाइज करना पड़ा, क्यों पॉलिसी बनाई गई? जिससे वेस्ट जो हो रहा है उसको रोका जाए, वेस्ट को रोका जाए, बेतहाशा माइनिंग की जा रही है वो रोकी जाए, प्लांट तरीके से कोल रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जाए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाए, वर्कर को दिहाड़ी भी मिले, हेल्थ को ध्यान रखा जाए, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मनी में भी वेस्टेज कम से कम हो, वर्क फोर्स का लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करे, जो मैन पावर काम कर रही है
उनकी क्वालिटी लाइफ हो, उनकी हेल्थ वगैरह का भी ध्यान रखा जाए, ओवर बर्डन ना किया जाए। फॉर्मेशन विद द गवर्नमेंट नेशनल एनर्जी पॉलिसी द नियर टोटल नेशनल कंट्रोल ऑफ कोल माइन 1970s में 2 स्टेज में हुआ। सरकार की नेशनल एनर्जी पॉलिसी, इसके द्वारा कोल माइंस जो हैं उनका नेशनल कंट्रोल 1970 के दशक में 2 पार्ट में हुआ, 2 स्टेज में हुआ। अब सुनो ध्यान से, कोल इंडिया लिमिटेड का जो फॉर्मेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ और नेशनलाइजेशन हुआ कैसे, कौन सा कानून पास किया गया और नेशनलाइज कर दिया गया। सरकार ने नेशनल एनर्जी पॉलिसी बनाई, सरकार की जो राष्ट्रीय ऊर्जा जो नीति बनी, नियर टोटल नेशनल कंट्रोल ऑफ कोल माइन, इसी के द्वारा भारत में कोल माइन का कंट्रोल सरकार को मिला। ये 2 स्टेजेस में की गई थी 1970s में। फर्स्ट है 1971 वाला एक्ट, जिसका नाम था द कोकिंग कोल माइंस एक्ट 1971। फर्स्ट तो ये है, फर्स्ट है ये। तो 2 स्टेजेस में नेशनलाइजेशन किया गया था। फर्स्ट है द कोकिंग कोल माइन एनर्जी प्रोविजन एक्ट 1971। 16 अक्टूबर 1971 को गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया। इसमें एक्सेप्ट फ्यू माइन, बाकी जो कोकिंग माइंस हैं वो सब गवर्नमेंट के पास चली गई। तो एक्सेप्ट फ्यू माइन, जैसे इसको, टिस्को और दामोदर वैली कारपोरेशन, इनको छोड़कर बाकी सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर चली गई। 226 कोकिंग कोल माइंस, 226 कोकिंग कोल माइंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर चली गई और इन सबको नेशनलाइज कर दिया गया 1972 में। तो कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण, कोल माइंस का नेशनलाइजेशन 70s के डिकेड में हुआ था 2 स्टेजेस में। कोल माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में कब गई हैं, उससे पहले प्राइवेट चलता था। तो कोल माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली, 2 स्टेजेस में पास हुआ। फर्स्ट स्टेज में एक एक्ट बना, कोकिंग कोल माइन एक्ट 1971। इस एक्ट के अंडर 226 कोकिंग कोल माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में चली गई 1 मई 1972 को, और कुछ बस प्राइवेट के पास थी, जैसे इसको, टिस्को, दामोदर वैली कारपोरेशन को छोड़कर बाकी जो कोकिंग माइंस थी, कोकिंग कोल माइंस, वो सब चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कोकिंग कोल माइंस आ तो गई, पर गवर्नमेंट के पास कोई कंपनी थी उसको चलाने के लिए, तभी बनाई गई थी जो मैं बता रहा था आपको, भारत कोकिंग कोल माइन। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड शुरू में जिक्र किया था मैंने, कोल इंडिया की सब्सिडरी है। अभी कोल इंडिया नहीं बना तो भी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बन गई थी, क्योंकि राष्ट्रीयकरण स्टार्ट हो गया था। तो नेशनलाइजेशन जब हुआ तो एक्ट 1971 वाला जो पास किया, उसमें कोकिंग कोल वाली जो माइंस हैं उसको नेशनलाइज किया गया। तो कुछ माइंस को छोड़कर, इसको, टिस्को और दामोदर वैली की जो माइंस थी उनको छोड़कर 226 कोकिंग कोल माइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनी चाहिए इसको चलाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो अभी कोल इंडिया की सब्सिडरी हो चुकी है, अब ये अलग कंपनी नहीं है, जब बनी थी तब अलग कंपनी थी। तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी बनी थी, और बाद में ये जब कोल इंडिया बना तो ये उसका हिस्सा हो गई, उसकी सब्सिडरी बन गई। अब बनी पहले है, बाद में कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर आ गई ये कंपनी। क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? तो कोकिंग कोल की जो माइंस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले नेशनलाइज की, और उसको चलाने के लिए कंपनी चाहिए, तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनी, और कोकिंग कोल प्रोडक्शन वगैरह जो है वो डील करते थे। ये 1972 में हो गया था। फिर एक और काम हुआ, तो फर्स्ट जो एक्ट पास हुआ है, देखो ये है द कोकिंग कोल माइंस एक्ट। कब का है? 1971 का। और कुछ माइंस को छोड़कर जो कोकिंग कोल माइंस है 226, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गई, नेशनलाइज कर दिया गया उनको मई 1972 में, और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाई गई। बाकी जो माइंस हैं उनको कैसे लिया गया, जो कोकिंग कोल माइन के अलावा फिर एक एक्ट पास हुआ 1973। तो और भी फिर एक एक्ट पास हुआ 1973 में, एक्ट पास हुआ 1973 में, फिर एक नियम पास हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 711 नॉन कोकिंग कोल माइंस को भी कंट्रोल में ले लिया। 711 नॉन कोकिंग कोल माइंस को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसके लिए फिर एक कंपनी बनाई, कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड। कोल इंडिया का नाम पहले यही हुआ करता था। तो 2 एक्ट पास हुए थे, एक 1971, एक 1973।
दो तरह की कोल माइन को सरकार ने नेशनलाइज किया, कोकिंग कोल माइन, नॉन कोकिंग कोल माइन। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं, दो एक्ट पास हुए थे, एक 1971, एक 1973। तो इसमें कोकिंग कोल माइंस 226 और इसमें नॉन कोकिंग कोल माइंस 711। इसको चलाती थी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसको चलाती थी CMAL। ये दो अलग अलग कंपनी बनाई थी पहले, आगे जाके कोल इंडिया लिमिटेड बना दिया। तो कोल इंडिया लिमिटेड एक्चुअल में CMAL जो थी ना, वही कोल इंडिया लिमिटेड बनी थी और इसको इसके अंदर मर्ज कर दिया लाके। CMAL ही बाद में कोल इंडिया लिमिटेड बन गई और BCCL इसकी सब्सिडरी हो गई, ऐसा हुआ था। तो जो गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया, कोकिंग कोल माइन 1971, 1973 में ये, अब ये कोल माइन नेशनलाइज हो गई, दोनों को चलाने के लिए कंपनी बनी थी। CMAL का नाम बदल के कर दिया कोल इंडिया लिमिटेड और BCCL को इसकी सब्सिडरी बना दिया कोल इंडिया की। आज की डेट में BCCL कोल इंडिया की सब्सिडरी के रूप में काम करती है, बनी पहले थी, बाद में कोल इंडिया के अंदर ही ले आया उसको। क्या ये समझ पाए या नहीं? इससे समझ आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो 70s के दशक में 71, 73 में कोल माइन को नेशनलाइज करना शुरू किया गया। कोकिंग कोल माइन BCCL, नॉन कोकिंग वाली CMAL, CMAL ही कोल इंडिया लिमिटेड नाम बदल गया बाद में, और CIL के अंदर BCCL को सब्सिडरी बना दिया गया। आज ये स्थिति है। देखो, तो 1973 711 नॉन कोकिंग कोल माइंस। अब ये कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड जो बनी थी, बाद में यही कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से बन गया 1975 में। 1975 में ये हो गई कोल इंडिया लिमिटेड, और दोनों कंपनी जो थी वो सब कोल इंडिया के अंदर ही सब कुछ आ गया। अब यही एक कंपनी हो गई सिंगल। तो कोल इंडिया लिमिटेड ही कंपनी हो गई आगे जाकर, और BCCL उसकी सब्सिडी बन गई नवंबर 1975। समझ पाए या नहीं? क्लियर है भाई? कोल इंडिया लिमिटेड produce around 83% of India's overall coal production। 83% से ज्यादा प्रोडक्शन कोल इंडिया के अंतर्गत ही आता है। 57% ऑफ प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी हमारी कोल से पूरी होती है। भाई इंडस्ट्री में भी कोयले का इस्तेमाल है। तो थर्मल पावर में कोयले पे जो बिजली है, हालांकि 57%, ये लगभग 2 साल पुराना डाटा है, अभी इससे भी थोड़ा कम हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ा रहे हैं, कोल पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। 57 से भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है अभी। तो कोल का प्रोडक्शन लगभग 83% कोल प्रोडक्शन भारत का कोल इंडिया के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जितना हम करते हैं, लगभग 57% कमर्शियल एनर्जी जो है वो हमारी थर्मल डिपेंडेंट है। एग्जैक्ट डाटा थोड़ा सा और नीचे हो गया है, अभी रिन्यूएबल बढ़ रहा है, थर्मल कम हो रहा है। कोल इंडिया अकेला ही 40% प्राइमरी कमर्शियल एनर्जी जरूरत पूरी करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी जो टोटल कमर्शियल एनर्जी है कोयले से, ये टोटल है इंडिया का थर्मल, कोल बेस्ड। इंडिया का थर्मल पावर जनरेशन, थर्मल का मतलब खाली कोयला नहीं होता, ऑयल गैस भी होता है। थर्मल 3 कैटेगरी के होते हैं, कोल बेस्ड थर्मल, ऑयल बेस्ड थर्मल, गैस बेस्ड थर्मल। कोल, ऑयल, गैस, 3 तरह के थर्मल होते हैं। तो थर्मल पावर जनरेशन हमारा 57% के आसपास है। अकेला कोल इंडिया जो है 40% कमर्शियल एनर्जी जरूरत पूरी करता है। 57% में से जो हमें चाहिए, लगभग 40% हमारी कमर्शियल एनर्जी अकेला कोल इंडिया पूरी करता है, ये कह रहे हैं। क्लियर है? द शेयर ऑफ कोल इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन हाई। अब ये डाटा मैंने कुछ लिख दिया, इसको रीड कर सकते हो एक बार। अभी सीधे सीधे परसेंटेज एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। थर्मल पावर जनरेशन कितना है, कोल इंडिया कितनी सप्लाई कर रहा है, ये थोड़ा सा डाटा बताया है हमने। मेक इन इंडिया के लिए जरूरी है। धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएं, कोल पर डिपेंडेंसी कम करें, यही सब। और क्या? क्लीन कोल टेक्नोलॉजी,
कोल इंडिया भी नई नई तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि कोल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा हो, एयर पॉल्यूशन का मुद्दा हो, कोल जो है वो तो मेन थ्रेट है। कोयले से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, फ्लाई ऐश, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आगे बता दूंगा मैं। इन्वायरमेंट में चर्चा हुई भी है बहुत इसके ऊपर, फिर आगे रिपीट कर दूंगा। तो कोल तो बहुत मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करो, चाहे आप एयर पॉल्यूशन की बात करो। तो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, नए नए तरह की टेक्नोलॉजी CIL अडॉप्ट कर रहा है, अल्टरनेट तरीके भी अपना रहा है, कैसे हम इन्वायरमेंटल नुकसान कम से कम करें उसको। तो CIL is exploring the possibility to venture into the coal to chemical sector by setting up a coal to methanol plant लगा रहे हैं, दानकुनी कॉम्प्लेक्स। कोल सोर्स फ्रॉम रानीगंज कोल फील्ड shall be gasified to produce सिन गैस, जैसे कोल गैसिफिकेशन एक कंसेप्ट है, कोल गैसिफिकेशन कर सकते हैं, क्लीन होता है वो भी। उसके अलावा मिथेनॉल बना सकते हैं, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोल इंडिया नई नई चीजों पे भी काम कर रही है कि क्लीन फ्यूल कैसे बनाएं, इको फ्रेंडली तरीके से हम कैसे नई नई चीजें बनाएं जो आज की जरूरतें हैं। अभी तो एक ही चीज पता थी, कोयला निकालो, कोयला जलाओ, पावर प्लांट में पॉल्यूशन करो, और कोयले के और भी तरह से यूज हो सकते हैं, एनर्जी में और भी तरीके के इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे अभी इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है, गल्फ एरिया से ऑयल आने में दिक्कत है, तो कोल गैसिफिकेशन एक तरीका हो सकता है। कुछ चीजें हम वहां से भी पूरी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें जैसे फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आगे। कोल गैसिफिकेशन यूपीएससी में आने के चांस ज्यादा है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। कोल गैसिफिकेशन क्या चीज है, सिन गैस जो बनती है उसका क्या कंपोजिशन होता है, सिन गैस का कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो मिथेनॉल बनाना, कोल गैसिफिकेशन कंसेप्ट यूज करना, सिन गैस बनाना, तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजी हैं, CIL इनको भी अडॉप्ट कर रहा है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्रायोरिटी एरिया है कोल इंडिया के लिए। क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ कोल फ्रॉम माइन टू डिस्पैच पॉइंट, ऑल कंज्यूमर ऑफ CIL हैव द, एक इनका उत्तम पोर्टल भी है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, किस तरह का कोल आ रहा है, किस तरह का कोल जा रहा है, किसी को कोई शिकायत करनी है तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहां पे चीजें अवेलेबल हैं। तो कोल इंडिया का ही है उत्तम ऐप, उत्तम प्लेटफॉर्म। उत्तम प्लेटफॉर्म के द्वारा कोल क्वालिटी की जानकारी आपको मिल जाएगी, कंपनी के लिए भी अवेलेबल है, कंज्यूमर के लिए भी अवेलेबल है। उत्तम का फुल फॉर्म नोट कर लेना एक बार देख के, उत्तम क्वेश्चन आ जाएगा। उत्तम ऐप किसका है, ये कोल इंडिया। कोल की क्वालिटी पता लग जाएगी कंपनी को भी, कंज्यूमर को भी, बेचने वाला खरीदने वाला दोनों तरफ जानकारी अवेलेबल रहेगी। कोल में भी हेरा फेरी बहुत होती है ना, तो कोल की क्वालिटी के बारे में जानकारी इस ऐप से देखा जा सकता है, इस पोर्टल से देखा जा सकता है। उत्तम एक पोर्टल है, कोल इंडिया ने लॉन्च किया था, उत्तम नाम का पोर्टल है, कोल इंडिया ने लॉन्च किया था। कोल क्वालिटी की जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी, कंपनी भी एक्सेस कर सकती है, कंज्यूमर भी। यहां मैं लिख दे रहा हूं, फुल फॉर्म नोट कर लेना इसका, कहीं यही ना पूछ ले उत्तम का फुल फॉर्म बताओ। कोल इंडिया के द्वारा एक पोर्टल है, ये कोल इंडिया का एक पोर्टल है जहां पे कोल की क्वालिटी की जानकारी आपको पता लग सकती है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए शुरू हुआ था ये, कि आप क्या खरीद रहे हैं, आपको क्वालिटी पता हो। तो उत्तम नाम का पोर्टल है, CIL के द्वारा चलाया जाता है, जहां कोल क्वालिटी जानकारी एक्सेसिबल है, कंपनी के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी। ग्रीन हाउस गैस CO2 एमिट करने के मामले में कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया में तीसरे स्थान पर, 2024 के डाटा के अनुसार। 2024 में इंटरनेशनल रैंकिंग आई, कोल इंडिया लिमिटेड CO2 एमिशन के मामले में 3rd रैंक है दुनिया में। तो इसका मतलब यह पता लगता है कि बहुत जरूरी है कि हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना जरूरी है, और ट्रांजिशन करने की जरूरत है कि और ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर और पिघलेंगे, बाढ़ जल्दी आएगी, बाढ़ सूखा जल्दी जल्दी पड़ेगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया में तीसरे नंबर पर है CO2 एमिशन के मामले में। बहुत ज्यादा खराब बात है ना कि इतना ज्यादा एमिशन है। तो इसका मतलब आने वाले समय में
ग्रीन हाउस गैस में कमी कैसे लाई जाए, कोल इंडिया को इस दिशा में भी सोचना होगा। अर्जेंट नीड है ट्रांजिशन करने की, अर्जेंट नीड है ट्रांजिशन करने की। अब यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स लिख दिए हैं, एक क्वेश्चन आपका इस पे आ सकता है। सबसे ज्यादा कोल रिजर्व स्टेट के अनुसार, पहले आप जो किताबों में पढ़ते थे झारखंड पढ़ते थे, हाल फिलहाल के जो सर्वे जो डाटा निकल के आए, उड़ीसा के रिजर्व इस समय सबसे ऊपर है। समय समय पे खोज होती रहती है ना, नए नए रिजर्व पता लगते रहते हैं। उड़ीसा के पास सबसे ज्यादा टोटल कोल रिजर्व है। टोटल कोल रिजर्व के मामले में उड़ीसा सबसे ऊपर है 100.97 बिलियन टन। दूसरे नंबर पे है झारखंड, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। अब क्वेश्चन कैसे आता है स्टेट वाइज, अब ये तो पीसीएस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई एग्जाम हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, कहीं पूछ लेगा। तो टॉप 3 स्टेट रिजर्व के मामले, प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, किसके जमीन में ज्यादा कोयला भरा हुआ है, निकाला कहां जा रहा है ये नहीं कह रहा हूं, कहां पे जमीन में सबसे ज्यादा कोयला है। सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, फिर उसके बाद झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। कोयला प्रोड्यूस करने के मामले में कहां पे माइनिंग करके कोयला निकाला ज्यादा जा रहा है, जमीन में है, अब उससे नहीं मतलब, निकाला कहां ज्यादा जा रहा है, निकाला जा रहा है ज्यादा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। तो उड़ीसा तो रिजर्व के मामले में भी नंबर 1, कोयला प्रोडक्शन के मामले में भी नंबर 1, पर रिजर्व के मामले में झारखंड था तब छत्तीसगढ़ था, यहां उल्टा हो गया। यहां प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, क्योंकि गरवा माइन जो हम बात कर रहे थे, वो गैवरा या क्या नाम था माइन का, उसका प्रोडक्शन जो था वो अकेले ही बहुत ज्यादा था। कुशमुंडी भी वही था, छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तब झारखंड। प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर है, रिजर्व के मामले में छत्तीसगढ़ 3 पे है, प्रोडक्शन के मामले में 2 पे है, और झारखंड अभी तीसरे पे है। 3 सबसे बड़े देश दुनिया के कोल रिजर्व के मामले में, प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूं, किन देशों में कोयला सबसे ज्यादा जमीन के नीचे है। अमेरिका के पास पूरे दुनिया का लगभग 22% कोयला है, रशिया के पास 15% है, ऑस्ट्रेलिया के पास 14% है। ऑस्ट्रेलिया चाइना बराबर है लगभग, कभी चाइना कभी ऑस्ट्रेलिया, 14% है दोनों। तीसरे नंबर पे, तीसरा चौथा ऑस्ट्रेलिया, चाइना बिल्कुल बगल बगल है, डाटा लगभग इतना ही है, 14% के अराउंड ही है, डेसिमल में अंतर है बस थोड़ा सा। तो टॉप 3 कोयला रिजर्व के मामले में अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। कोयला प्रोडक्शन दुनिया में इस समय टॉप पे किसका है, चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, इंडोनेशिया नंबर 3। कोयला प्रोडक्शन के मामले में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस कौन कर रहा है दुनिया में, जमीन में हमारे पास ज्यादा नहीं है, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया के पास है। प्रोडक्शन करने के मामले में चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतनी है, जरूरत हमारी ज्यादा है, इतनी पॉपुलेशन है, बिजली, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, सबके लिए जरूरत हमारी ज्यादा है। तो प्रोडक्शन हम लोग जितना है मैक्सिमम कर रहे हैं, चाइना, उसके बाद इंडिया, फिर इंडोनेशिया। कोयला एक्सपोर्ट करने के मामले में कौन से कंट्री हैं जो कोयला बेचते हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कोयला बेचते हैं। बेचने के मामले में इंडोनेशिया नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, रशिया नंबर 3। कोयला बेचने के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया। कोयला खरीदने के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला खरीदता है चाइना। अब ऐसे याद रखोगे, दुनिया में सबसे बड़ा कंट्री जो कोयला प्रोड्यूस करता है चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2। उसके बाद भी जितना प्रोड्यूस करते हैं वो कम पड़ जाता है, बाहर से खरीदते भी सबसे ज्यादा है दुनिया में, चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2। इसका मतलब जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं वो खरीदने के मामले में भी दुनिया में सबसे ऊपर है। इसका मतलब डिमांड इतनी ज्यादा है, हमारा खुद का प्रोडक्शन हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदना भी पड़ता है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एनर्जी नीड इतनी ज्यादा है। ठीक, तो 2 सबसे बड़े प्रोड्यूसर, 2 सबसे बड़े इंपोर्टर भी हैं। ये मत कहना हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं तो बाहर देशों में बेचते होंगे, नहीं, हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वो पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदते हैं वो भी कंज्यूम कर लेते हैं, इतना कंजम्पशन है। अपना तो जो प्रोड्यूस किया वो यूज ही कर लिया, बाहर से भी सबसे ज्यादा मंगाया वो भी यूज कर लिया। तो चाइना, इंडिया सबसे बड़े प्रोड्यूसर और सबसे बड़े इंपोर्टर। ठीक, तो ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये किसी भी एग्जाम में आते हैं, कोयले वोयले पे पूछता है। झरिया कोलफील्ड झारखंड का सिंगल लार्जेस्ट कोलफील्ड, रिजर्व के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में तो गेवरा जो था ये सबसे बड़ा। एक्टिव एक्सट्रैक्शन, एक्टिव तरीके से जहां से कोयला निकाला जाता है उस मामले में गेवरा है, प्रोडक्शन के मामले में। पर सबसे ज्यादा कोयला किस माइन में, जमीन में नीचे ज्यादा, झरिया कोलफील्ड।
पर प्रोडक्शन कहाँ जा सबसे ज्यादा है? गेवरा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है भाई, ध्यान रखो। गेवरा ओपन कास्ट माइन एक्टिव एक्सट्रैक्शन के मामले में, जमीन से कोयला निकालने के मामले में सबसे बड़ी माइन है इंडिया की। जमीन से कोयला निकालने के मामले, प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़ी माइन है भारत में गेवरा। पर अगर कहे कि जितने रिजर्व भारत में पाए गए हैं, कहां पर जमीन में सबसे ज्यादा कोयला रिजर्व माना जाता है? झरिया। दोनों अलग सवाल है। रिजर्व के मामले में देखें, जितना अभी तक जांच हुई, रिसर्च हुआ, झरिया वाले एरिया में सबसे ज्यादा कोयला। पर प्रोडक्शन हर जगह पॉसिबल नहीं है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गेवरा से होता है, यही लिखा है मैंने। एक्टिव एक्सट्रैक्शन के मामले में गेवरा नंबर 1, और रिजर्व के मामले में जमीन में मौजूद ज्यादा है झरिया कोलफील्ड, झारखंड। क्लियर है? अब इसके आगे कहानी फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोयला और उसके प्रकार, 4 जो कोयले के टाइप वाइप होते हैं, हालांकि एनवायरमेंट वगैरह में पढ़ा रखे हैं मैंने ये। देखो, कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल का क्या अंतर होता है, ये मैंने एक अलग से नोट बना दिया है। ये देखो, कोकिंग कोल क्या है और नॉन कोकिंग कोल क्या है। कोकिंग कोल को हम मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं। कोकिंग कोल को हम मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं। ये सॉफ्ट हो जाता है और फूल जाता है हीटिंग करने पर, एयर की एब्सेंस में, और फॉर्म करता है एक हार्ड पोरस मास, जिसे हम कोक कहते हैं। कोक प्रोड्यूस करता है। तो कोकिंग कोल जो है वो एयर की एब्सेंस में हीट करने पर सॉफ्ट होगा, फूलेगा, और उसके बाद एक हार्ड पोरस मास बनाएगा, जिसे हम कोक के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ऐसा कोयला जो आगे जाके कोक बनाने में रोल प्ले करेगा, वो कोकिंग कोल है। और कोक होता क्या है? ये एक हाई कार्बन लो ऐश रिसोर्स, जिसका इस्तेमाल स्टील और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो ऐसा कोयला जिसको एयर की एब्सेंस में हीटअप करेंगे तो वो सॉफ्ट होगा, फूलेगा, और एक हार्ड पोरस मास बनाएगा, जिसे हम कोक कहते हैं। ये कोक क्या है? एक हाई कार्बन लो ऐश रिसोर्स है, जिसका इस्तेमाल स्टील और मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जबकि नॉन कोकिंग कोल जो है, उसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। नॉन कोकिंग कोल, जिसको हम थर्मल कोल कहते हैं, सीधे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, जिसको जलाने पर आपको ऐश या डस्ट वगैरह मिलती है, वो ये काम नहीं करता, कोक प्रोड्यूस नहीं करता। तो क्या कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल का अंतर समझ आया? कोकिंग कोल है जो कोक फॉर्मेशन कर पाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो नॉन कोकिंग कोल। साधारण कोयला जो है वो बिजली बनाने में जो काम आ जाता है, उसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। तो 2 प्रकार के कोल है, एक से कोक मिल सकता है, एक से नहीं मिल सकता। और कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए। कोक जो आपने बनाया, स्टील और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में आपको ये इस्तेमाल करना पड़ता है। और नॉन कोकिंग कोल को हम थर्मल कोल कह देते हैं। थर्मल कोल कह देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आ जाता है। क्लियर है दोनों अंतर? दोनों में क्लियर है बात? ठीक है, चलो यहां तक रखते हैं। अब इसके आगे कहानी नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे कहानी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। एक क्लास और जरूरत है। अब हमें कोल के माइंस वगैरह बताने हैं, कोल के टाइप्स डिस्कस करने हैं। एक क्लास लगेगी, उसमें ये टॉपिक आपका हो जाएगा। इससे आज जरूरत नहीं है। तो जो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, कोल के टाइप्स, कोल का एमिशन, कोल का कंपोजिशन, वो ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में पढ़ रखा है। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आप कह रहे हो कोल इंडिया के लिए अलग से बता दीजिए। कुछ पॉइंट ऐड करना, मैं ऐड कर दूंगा, हालांकि डिटेल में बताया हुआ है मैंने। कोल गैसिफिकेशन एनवायरनमेंट में बताया हुआ है, यहाँ फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक। और कोल के जो कोल माइंस, किस राज्य में कौन सी कोल फील्ड पड़ती है, ज्योग्राफी में ये लिस्ट लिखवाई हुई है हमने, तो यहाँ पे करा देंगे, चलो कोई इशू नहीं है। कोल संबंधित स्कीम्स, ये भी करंट अफेयर एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ाया हुआ है। स्कीम तो सारी करंट अफेयर में है। कोयले संबंधित 2-4 चलो ऐड कर देंगे इसमें। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में कोशिश करेंगे ये हो जाएगा। ठीक। 22 तारीख को जो आपकी क्लास है करंट अफेयर की, इसी महीने में हो जाएगा ये।
देखो मैं आपको बता दूं, कोऑपरेटिव टॉपिक जो चल रहा था यूपीसीआईएसबी के लिए, यूपीसीआईएसबी के लिए कोऑपरेटिव जो टॉपिक था उसकी केवल एक क्लास बची है, इनोवेशन टॉपिक। इसकी मैं करा दूंगा अपने आप, एक क्लास में बोल रहा हूँ ना, एक क्लास में करा दूंगा जो बचा है। कोयले वगैरह के प्रोग्राम मैंने करंट अफेयर में भी बताए हुए हैं, जो आता रहता है अपडेशन। ठीक है। दूसरा, इसमें एक क्लास में मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि एक ही क्लास में इतना कवर कर दिया हमने। अब अगली क्लास में थोड़ा थोड़ा ही बचेगा। उसके बाद करंट अफेयर 22 तारीख से शुरू होगा। करंट अफेयर जो परसों क्लास होगी, अब अप्रैल फर्स्ट वीक तक का मैंने पढ़ाया था 2026 का, उसके आगे का डाटा। तो अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद का डाटा 5 से 6 क्लास करंट अफेयर करके हम वो पूरा कवर कर लेंगे जुलाई तक का। अब जुलाई तक का डाटा जो है, सितंबर फर्स्ट वीक के जो भी एग्जाम होंगे, जुलाई तक का डाटा मतलब का है। जुलाई तक का जो डाटा आएगा वो आपके सितंबर तक के एग्जाम कवर कर लेगा, सितंबर मिड तक का। मतलब जब पेपर होता है उसके लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने करंट अफेयर नहीं पढ़ना होता। जुलाई तक का करंट अफेयर 15 सितंबर तक के एग्जाम को कवर कर देगा। जब इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी कॉमन है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर तो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, हर एग्जाम के लिए कॉमन है। जो पढ़ाऊंगा सबको ध्यान में रख के। ठीक है, चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। कोई सवाल किसी का पूछना हो पूछ लो। करंट अफेयर के पुराने वीडियो मतलब क्या, करंट अफेयर में सारे पढ़े हुए हैं ईयर वाइज, 2026 करंट अफेयर, 25 करंट अफेयर। कोल इंडिया के लिए बहुत पीछे तक मत पढ़ना, स्टेट एग्जाम में 2 साल का आ जाता है। कोल इंडिया के लिए मेरा मानना है अगस्त, देखो कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई लास्ट में पेपर होगा। डे 1 से मैंने कहा था, मिड अगस्त मान के चल रहा हूं मैं, अगस्त सेकंड वीक के बाद ही होगा, यही कहा था मैंने। उस समय लोगों ने कहा कि सर एक भैया हैं, उनके भैया डायरेक्टर हैं, किसी के मामा है, कुछ नहीं हुआ ना। पर टेलीग्राम वगैरह पे अफवाह उड़ा उड़ा के बच्चों का दिमाग खराब कर दिया, जुलाई में पेपर हो जाएगा। यही काम यूपीपीएससी एई में किया था लोगों ने। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, मिड अगस्त के पहले मुझे नहीं लग रहा, उसके बाद ही जाएगा। अब अभी तक कहीं कोई खबर नहीं है डेट की, तो जितना टाइम मिल रहा है पढ़ा करो मेहनत से। सबसे पहले आरोहण ने चीजें कंप्लीट की हैं, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन भी टेक्निकल में करवा दिए, टेस्ट सीरीज भी लगभग हो गई, फुल लेंथ का एक टेस्ट बचा है, बाकी वो भी कंप्लीट। जीएस भी लगातार, अब हम क्वेश्चन करंट अफेयर इस पर आ गए। सबसे पहले आरोहण ने कंप्लीट किया, और एग्जाम की डेट अभी भी नहीं आई है। तो ये सब अफवाहों में मत पढ़ा करो, हर एग्जाम में नाटकबाजी होती है। जो फॉर्म आ जाए तुरंत ग्रुप बना के टेलीग्राम पे, अरे अगले महीने होने वाला, ये तो मामा ने बताया है, मामा डायरेक्टर है। और अब कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। आधे बच्चे को क्वेरी ये आती, सर पेपर कब हो जाएगा, टाइम ही नहीं बचा, परेशान हो रहा हूं। अरे फॉर्म अभी डेट ही नहीं पता, तो पढ़ो चुपचाप। लोग अपने आप ही फरमान निकाल देते हैं, इस दिन होगा उस दिन होगा, और उसमें लोगों की एनर्जी भी वेस्ट होती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप होता है कि पेपर जल्दी ना हो जाए कहीं। करंट अफेयर कोल इंडिया के लिए 8 महीने मान के चलो। अगर मैं मानता हूं कि अगस्त लास्ट में पेपर है, जैसे अभी के हिसाब से अगर अभी भी आ जाए तो अगस्त थर्ड वीक तक जा सकता है, या अगस्त लास्ट। अभी की स्थिति से वो अगस्त में लास्ट तक करा सकते हैं। अब अगर 26-27 तक भी नहीं आया तो सितंबर चला जाएगा डेट। अभी आज की स्थिति से मैं कह सकता हूं कि 20 अगस्त के बाद ही डेट जानी चाहिए। और करंट अफेयर आपका, अगर मैं मानता हूं कि अगस्त लास्ट वीक में हो रहा है, तो आपको जुलाई 20 के बाद का नहीं पढ़ना। अगर 20 अगस्त के बाद पेपर हो रहा है तो 20 जुलाई के बाद का करंट अफेयर नहीं पढ़ना, और पीछे के 10 महीने, बस पीछे के 10 महीने तो आप फोल्डर वाइज कवर करते चलो। और 2025 में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। 2025 में भी 2-3 महीने 4 महीने का पढ़ना हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि डेट वाइज लेक्चर बने हुए हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।